हेलो 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 एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस वाला। माय नेम इज राहुल परमार। जय हिंद एवरीवन, भारत माता की जय। प्लीज बताइए मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है? हेलो एवरीवन, चंदर, अंशिका, यामिनी, जतिन, दुष्यंत, आंचल, पीयूष, दीक्षा, समृद्धि, कुमकुम, सचिन, प्रियांशु, श्रेष्ठा। हेलो एवरीवन, एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल टू यू? मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? दिखाई सुनाई दे रहा हूं? प्लीज बताइए। प्रॉपरली ऑडिबल, क्लियरली विजिबल? मैं एकदम बढ़िया हूं। आप लोग कैसे हैं बताइए? हाँ वैभव, जसवंत, बताइए डाउट पूछ लीजिए सभी लोग, जिस जिसको जो जो भी डाउट आए एक एक करके आस्क मी। हाँ सर, आपने कोटा फैक्ट्री देखी? देख ली ना? वो पहले ही देख ली थी। मैं अच्छा हूं, आप लोग कैसे हैं? कोटा फैक्ट्री मैंने पहले देख ली बेटा। दवा ले ली आपने? हाँ मैंने ले ली। सर ठंड बहुत ज्यादा हो रहा, सहा नहीं जा रहा। आप लोग को क्या, मैं आज पढ़ाऊंगा तूफान, साइक्लोन। आपको क्या करना है? फ्रंटल एंड साइक्लोनिक रेनफॉल। प्लीज एक्सप्लेन मी द फ्रंटल एंड साइक्लोनिक। रुक जा यार, आज बताऊंगा ना। आज फ्रंट्स पढ़ाऊंगा तो फ्रंटल और साइक्लोनिक रेनफॉल बताऊंगा ना बेटू। थोड़ा ऐसा लो ना, मतलब कि जब तक मैं ना बोलूं खत्म तब तक खत्म नहीं। आज फ्रंटल साइक्लोन पढ़ाऊंगा तो उससे रिलेटेड रेनफॉल भी बताऊंगा। तबीयत मेरी ऐसी है एक्चुअली में, आपको बताऊं कि जब सर्दी होती है तो आप कोई सी भी दवाई ले लो, बट वो एकदम से तो खत्म नहीं हो पाती। इट टुक टाइम। और अब ऐसा समझ सकते हैं अपन कि हाथी हाथी निकल गया, पूछ पूछ बाकी है बस। इतनी सर्दी बाकी है, ज्यादा नहीं बची है, बाकी हो चुकी है। चलो, आफ्टर लॉन्ग टाइम इवन, यस इट इज फॉर मी। मैंने जब इस बार का प्लानर देखा, मेरे साथ क्या देखो, मैं तुमको बताता हूं। जैसे मैं सैटरडे के दिन एकदम शाम को देखता हूं कि अगली वीक कौन सी क्लास आएगी, और फिर मैं अपने आप को मनाने के लिए सोचता हूँ कि कल का संडे है और मंडे के दिन तो शोरूम में क्लास रहेगी सही। तो मंडे सबसे खराब दिन होता है काम के हिसाब, 3-4 क्लास, वो पूरी वीक भी काम ही करना। तो सोमवार का दिन मेरे को, जब से स्कूल में था ना छोटा में, तभी से मुझे सोमवार नहीं भाता। अच्छा क्या लगता है फ्राइडे, सैटरडे, रविवार, ये थोड़े ऐसे दिन है कि आदमी आराम कर ले, जंगल घूम ले, मतलब जो आप सभी लोगों को पसंद वो सब कर सकते हैं। मैंने देखा इस बार, तो सैटरडे के दिन जब मैंने देखा तो मंडे के दिन 3 क्लास। मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, शोरूम में होगी। देखा तो शोरूम में एक भी नहीं। मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने फ़ोन किया उनको कि साहब ये क्या है? तो उन्होंने बोला कि सर आपकी ना शोरूम में आगे रखवाई गई है, थर्सडे गुरुवार के दिन करवाई गई है शोरूम में। तो मैंने मंडे, वो ट्यूसडे, वो बुरा सा वेडनेसडे, ये तुम लोग के बिना यू यू डोंट इवन नो। अभी आज मिला है मुझे पढ़ाने का मौका। पढ़ाना भी होता है, बात भी करना होता है आप लोगों से। एक्चुअल में क्या
अटेंडेंस इतनी ज्यादा होती ना आप लोग की इस क्लास के अंदर, भयंकर। होगी होगी क्लास होगी। देखो आप मेरी बात ये समझो कि अगर ये क्लास नहीं करवा रहे तो सिलेबस तो खत्म कराना पड़ेगा, और सिलेबस खत्म कराने के लिए अभी भी हमारे पास मोटे मोटे 20 लेक्चर है। तो 20 लेक्चर में आप और हम कहाँ पहुंच जाएंगे, हमारी मोहब्बतें 20 लेक्चर में हम साथ रहेंगे तो सोचो फिर किस लेवल पर हम हमारा प्रेम होगा। आप आराम से पढ़ो, और याद रखना 20 के 20 ही पढ़ाऊंगा मैं, इतनी आसानी से रिकॉर्डेड देने वालों में से नहीं हूं। कुछ भी हो जाए, वॉट एवर द कंडीशन इज, मैं पढ़ाऊंगा तो लाइव है। तो तुम लोगों के चक्कर में होता पता है, वरना मैं भी फ्री हो जाऊं बहुत जल्दी रिकॉर्ड कर करके। चलिए साहब, तो आइए शुरू करते हैं। पहले कल की क्लास का एक हल्का रिकेप देख ले, छोटा सा रिकेप देख लेते। तुम लोग को अभी मैं थोड़ी देर के लिए बंद करूंगा। हमारी टेक्निक पता है ना हमको क्या है, ब्लिट्जक्रिगर टेक्निक। हम जर्मन आर्मी की तरह हमला करते हैं, एकदम से आगे बढ़ते हैं, हमारा दिमाग ये सोचता है कि मैंने काम किया, उससे पहले तो हम मेजर पोर्शन खत्म कर चुके होते। तो ये एक तरीका हमारा इतना स्ट्रांग चलता है कि जब हम पढ़ना शुरू करते और जैसे ही हमको ये रियलाइज होता कि यार मैं पढ़ रहा हूं, तब तक तो हम मेजोरिटी चीजें निपटा चुके होते हैं। ऐसा कैसे जर्मन आर्मी करती थी, वो पोलैंड पर हो, वो फ्रांस के ऊपर हो नॉर्मंडी, या फिर वो इलाका हो आपका रशिया का स्टालिनग्राड, और इधर सब तरफ जाकर के उनका सेम ही सीन होता है। ठीक है, 143 +2 मेरी ओर से तुम लोगों के लिए सब कुछ। तुम लोग जो बोल दो, जो बोलो बताओ, और कुछ जो तुम बोलो। एक बार किसी से मोहब्बत हो जाती है ना, फिर वो यहां भी चढ़ जाता है ना, ठीक है यार, ऐसा हो जाता है। तो रिकेप के अंदर कल मैंने आप लोग को बताया था कंडेंसेशन, जिसमें क्लाउड्स पढ़ाए थे मैंने आपको। फिर मैंने बताया था प्रेसिपिटेशन। तो प्रेसिपिटेशन के अंदर मैंने आपको रेनफॉल बताई थी, ओरोग्राफिक, कन्वेक्शनल, फ्रंटल आज बता दूंगा। फिर उसके पश्चात मैंने अगला आपको बताया था नेक्स्ट पॉइंट, हेलस्टॉर्म क्या होते हैं, विर्गा क्या होती है, स्नोफॉल क्या होती है, स्लीट क्या होती है, सब चीजें मैंने आपको बताई थी। ओके, वेनेजुएला अटैक जो हुआ है उसके ऊपर मैंने आपके डिफेंस वाला चैनल के ऊपर एक वीडियो बना दिया है, आप वहां जाकर के उसे चेक कर सकते हैं। आपको चीजें बारीकी से आराम से समझ में आ जाएगी। अब वो क्या, वहां पर एनिमेशन और इनके चलते होता है, तो आपको चीजें अच्छी लग जाती है, इसीलिए मैं इन छोटी चीजों को वहां खत्म कर देता हूं ताकि आप फिर परेशान ना हो। वॉइस बढ़िया, क्या हो रहा वॉइस में, वॉइस मेरी सही है? चलिए, टॉपिक टू बी कवर्ड। आज हम जिस टॉपिक को कवर्ड करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, साइक्लोन। बड़ा टॉपिक है, हैंडसम टॉपिक है, मतलब कि क्वेश्चन ज्यादा आते हैं इससे। वॉइस लो है क्या? बोल दी कर देगा वो, 1 मिनट के अंदर हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, कर लेते हैं। मैंने बोला ना, एक बार अगर मोहब्बत हो जाती ना, तो फिर वो आप कुछ भी बोलो, कहीं से भी बोलो, वो वैसे ही फील होता है, सब सुनना पड़ता है। हाँ हाँ, बढ़ा दी लाल, कर दी। चलो कोई ना, आज हम पढ़ेंगे तूफान के बारे में। पहले तो हम चैट को करते बंद। साइक्लोन क्या होता है, नाम सुना है आपने? हर साल भारत के अंदर कई सारे तूफान आते हैं। कुछ तूफान बंगाल की खाड़ी में उठते हैं, कुछ तूफान अरब सागर में उठते हैं। अधिकांश समय में देखिए, आप पूरे भारत से, पैन इंडिया से सारे बच्चे बैठे हो, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, फिर उसके बाद गुजरात, महाराष्ट्र, इन इलाकों से ताल्लुकात रखते हैं। और आपको पता है कि आपके इलाकों के अंदर आए दिन आईएमडी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की न्यूज आती रहती है ना, मानसून के पहले और बाद में, प्री मानसून, पोस्ट मानसून, और दोनों समय बताते रहते हैं कि ट्रॉपिकल साइक्लोन उठ रहा है। प्लीज रेडियो का सारे सिग्नल्स का ध्यान रखें, मतलब कि आपको ध्यान रखें जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, उस इन्फॉर्मेशन के अनुसार जब छोड़ना पड़े उस इलाके को छोड़ के, क्योंकि एक्सक्वेशन करना पड़ता है, चीजों को छोड़ के निकलना पड़ता है जब तूफान आते हैं, क्योंकि प्राकृतिक आपदाओं को हम दीवार बना करके नहीं बच सकते, इनका अपने आप में एक रोल होता है।
तो आइए बात करते साइक्लोन की। तो साइक्लोन्स आर सेंटर ऑफ लो प्रेशर सराउंडेड बाय क्लोज्ड आइसोबार हैविंग इंक्रीजिंग प्रेशर आउटवर्ड। मतलब साइक्लोन एक सेंटर होता है लो प्रेशर का। लो प्रेशर, अब लो प्रेशर कितना, 990 मिलीबार। बाहर वाली लेयर 1000 मिलीबार, उसके बाहर वाली लेयर 1010 मिलीबार, उसके बाहर वाली 1020 मिलीबार। तो साइक्लोन इज ए सेंटर ऑफ लो प्रेशर। साइक्लोन मतलब को हिंदी में क्या बोलते हैं साइक्लोन को? साइक्लोन चक्रवात। चक्र मतलब सर्कल, वात मतलब हवा। चक्र जानते हो ना, भगवान कृष्ण के पास था, चक्र का नाम आपने सुना होगा, चक्रव्यूह जो था। तो चक्र मतलब कि जो सर्कुलर मोशन में हो, तो चक्र वो भी हवा का, तो इसलिए चक्रवात। चक्रवात हवा का सर्कल। हिंदी में, इंग्लिश में साइक्लोन मतलब एयर का सर्कल। तो साइक्लोन इज ए सेंटर ऑफ लो प्रेशर, एक केंद्र होता है जिसमें निम्न दाब होता है, लो प्रेशर होता है। लो प्रेशर कब बनता है गुरुजी? जब तापमान बढ़ जाता है। तो सेंटर ऑफ लो प्रेशर सराउंडेड बाय क्लोज्ड आइसोबार। व्हाट इज आइसोबार? आइसोबार इज द लाइन जॉइनिंग द प्लेस हैविंग इक्वल प्रेशर। एक ऐसी लाइन जो उन सारी जगह को ज्वाइन करे जहां समान मात्रा में दाब हो, समान मात्रा में वहां प्रेशर हो। जैसे समान टेम्परेचर को ज्वाइन वाली करने वाली लाइन को आइसोथर्म बोलते, समान रेनफॉल को ज्वाइन करने वाली लाइन को आइसो हाइट बोलते, समान प्रेशर को ज्वाइन करने वाली लाइन को आइसो बार बोलते। ठीक है, तो साइक्लोन आर सेंटर ऑफ लो प्रेशर सराउंडेड बाय क्लोज्ड आइसोबार हैविंग इंक्रीजिंग प्रेशर आउटवर्ड। बाहर की तरफ जाते वक्त प्रेशर बढ़ रहा है। तो साइक्लोन आर सेंटर ऑफ लो प्रेशर सराउंडेड बाय क्लोज्ड आइसोबार हैविंग इंक्रीजिंग प्रेशर आउटवर्ड। लो प्रेशर जो बाहर की तरफ जाते हुए बढ़ रहा है। इट इज क्लोज्ड एयर सर्कुलेशन फ्रॉम आउटसाइड टुवर्ड्स सेंट्रल लो प्रेशर। बाहर की तरफ से तो केंद्र के लो प्रेशर की तरफ इसका सर्कुलेशन एकदम पैक्ड होता है, बंद होता है। इट इज क्लोज्ड एयर सर्कुलेशन फ्रॉम आउटसाइड टुवर्ड्स सेंट्रल लो प्रेशर। केंद्र के निम्न दाब से लेकर के तो बाहर तक यहां हवा का सर्कुलेशन बंद होता है। एवरी ईयर इट लॉसेस थाउजेंड्स ऑफ लाइव्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ वर्थ मिलियंस ऑफ रुपीज। हर साल करोड़ों रुपए का नुकसान होता है और हजारों जाने जाती, सैकड़ों जाने जाती जब तूफान देश में आते। तो इट लॉसेस थाउजेंड्स ऑफ लाइव्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ वर्थ मिलियंस ऑफ रुपीज व्हेन साइक्लोन ओकर इन ईस्टर्न पार्ट एज वेल एज वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। अगर वो बंगाल की खाड़ी में जाए या अरब सागर में जाए, हमारे देश में नुकसान लेकर के आता है। वो प्रतिवर्ष हमारे देश के अंदर 10 से 15 साइक्लोन आते रहते हैं। कारण क्या है सब जानेंगे आज। तो साइक्लोन के बारे में आपने क्या जाना? ये एक एयर का सर्कुलेशन होता है जहां केंद्र में लो प्रेशर होता है और बाहर की तरफ जाने पर प्रेशर बढ़ता है। इसका एयर सर्कुलेशन पूरा का पूरा पैक्ड होता है। जब ये आता है तो हजारों लोगों का लाइफ जाती है और करोड़ों रुपए का नुकसान होता है। ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन साइक्लोन्स आर डिवाइडेड इन 2 पार्ट। आप सभी लोग जानते हो ट्रॉपिकल जोन, टेम्परेट जोन एंड आर्कटिक यानी पोलार जोन, फ्रिजिड जोन, ये 3 जोन होते हैं। तो जो इलाके ट्रॉपिकल इलाके हैं, जो इलाके 30 डिग्री नॉर्थ 30 डिग्री साउथ के बीच के, दैट आर नोन एज ट्रॉपिकल साइक्लोन। ये ट्रॉपिकल साइक्लोन आते हैं इस इलाके के अंदर। और जो इलाके 30 से 60 के बीच में आते हैं उस इलाके में आने वाले साइक्लोन होते हैं टेम्परेट साइक्लोन। ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन वी हैव 2 टाइप ऑफ साइक्लोन। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रॉपिकल साइक्लोन की। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन आर वायलेंट स्टॉर्म। ट्रॉपिकल साइक्लोन एक वायलेंट, एक दमदार, एक खूंखार, एक नेगेटिव, नकारात्मक शब्द के लिए बोल रहा हूं मैं, वायलेंट स्टॉर्म होता ओरिजिनेट ओवर द ओशियंस ऑफ ट्रॉपिकल एरिया। ट्रॉपिकल साइक्लोन ओशियन के ऊपर जन्म लेता है। जितनी भी आप ट्रॉपिकल साइक्लोन की तस्वीर देखोगे, आपको उन सारी तस्वीरों के अंदर हल्का पानी दिखेगा। क्यों? क्योंकि इसका ओरिजिन कहां पर होता? समंदर के ऊपर, ना कि जमीन के ऊपर। अगर ट्रॉपिकल साइक्लोन जो हमारे उष्णकटिबंधीय इलाकों में आने वाले चक्रवात होते हैं, अगर इनका बनना होता है तो इनका बनना पानी के ऊपर से ही शुरू होता है, या तो बंगाल की खाड़ी से होगा या अरब सागर से होगा। तो इट ओरिजिनेटेड ओवर द ओशंस ऑफ ट्रॉपिकल एरिया। इट मूव्स कोस्टल एरिया एंड ब्रिंग लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन। ये वहां से किनारों की तरफ जाता है और लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन लेकर के आता है। हेवी रेनफॉल एसोसिएटेड विद देम। इनके साथ साथ भरपूर बारिश जुड़ी हुई होती है। मतलब तूफानों से होने वाली जो बरसात होती है वो बहुत ज्यादा होती है, डिवास्टेटिंग होती है। जब तूफान से बरसात होती है उस समय आपके ऑरेंज अलर्ट, येलो अलर्ट, रेड अलर्ट ये जारी होना शुरू हो जाते हैं जब तूफान आता है, क्योंकि उसके साथ साथ बरसात ज्यादा होती है। वो खुद समंदर से आता है अपने साथ ह्यूमिडिटी लेकर के। डायरेक्शन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन। द डायरेक्शन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन इज ईस्ट टू वेस्ट इन ट्रॉपिकल एरिया। अब मुझे ये बताइए, ये आपकी धरती माता है, आप पढ़े लिखे लोग हैं, ये आपका 0 डिग्री इक्वेटर है,
ये आपका 30 डिग्री है, ये आपका 30 डिग्री साउथ है, नॉर्थ है। अब इस इलाके के अंदर कौन सी हवाएं चलती है? यस सर, हम पढ़ के आए थे, आपने पढ़ाया था, इस इलाके के अंदर जो हवा चलती है उन हवाओं को हम बोलते हैं ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज या ट्रेड विंड। क्या बोलते हैं इनको? ट्रेड विंड। ट्रेड विंड का दूसरा नाम ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज। ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज होती है ट्रेड विंड। तो ये किधर से किधर चलती है? ईस्ट टू वेस्ट। ये तो विंड्स में हम पढ़े थे ना, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली ईस्ट टू वेस्ट चलती। तो बस यही ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज इन साइक्लोन को पूरब से पश्चिम की तरफ धक्का करके ले आती है। इस वजह से ट्रॉपिकल इलाके में आने वाले साइक्लोन की डायरेक्शन ईस्ट टू वेस्ट होती है। ट्रॉपिकल साइक्लोन की डायरेक्शन ईस्ट से ये जा रही है वेस्ट होती है। ये देख लो, पूरे ईस्ट टू वेस्ट एरो की डायरेक्शन देखो, मुझसे बात मत करो। आया समझ में? तो ट्रॉपिकल साइक्लोन की डायरेक्शन क्या होगी गुरुजी? ईस्ट टू वेस्ट होगी। इट रोटेट एंटी क्लॉकवाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड क्लॉकवाइज इन सदर्न हेमिस्फीयर ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स। ये तो मैं आज आपको बताऊंगा ही सही, ये याद रख लीजिए, देख लिए। लो प्रेशर सदर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। बताओ सर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कोरियोलिस विंड को अपने ओरिजिनल पाथ के राइट हैंड पर डिफ्लेक्ट करता है। सदर्न हेमिस्फीयर में गुरुजी अपने ओरिजिनल पाथ के लेफ्ट हैंड पर डिफ्लेक्ट करता है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिकल साइक्लोन का जो डायरेक्शन आएगा वो ये आएगा, ये इस डायरेक्शन को क्या बोलते हैं? ये घड़ी जो है, घड़ी के विपरीत चल रहा, घड़ी ऐसे चलती है, विपरीत चल रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज ये ऐसा कैसे याद रख लेना, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर साइक्लोन रोटेट एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज के लिए एक और शब्द इस्तेमाल किया जाता है, काउंटर क्लॉकवाइज। क्लॉक का उल्टा, तो एंटी क्लॉकवाइज या फिर काउंटर क्लॉकवाइज। सदर्न हेमिस्फीयर में तूफान ऐसे चलेंगे, ये डायरेक्शन होगा, इसको क्या बोला जाता है? क्लॉकवाइज। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंटी क्लॉकवाइज, सदर्न हेमिस्फीयर क्लॉकवाइज। भूलना मत, भूलना मत, भूलना मत। सर इन्हीं की मदद से आप थोड़ा सा एक पॉइंट समझाओ ना। हाँ, आप लोगों ने कई दफा सुना होगा एंटी साइक्लोन के बारे में, सुना है? बहुत बार सुनते हैं सर एंटी साइक्लोन क्या होता है? यार एंटी साइक्लोन तूफान से भयंकर होता। एक पर्सनल बात बताता हूं, अपने तक रखना। एंटी साइक्लोन पता कुछ भी नहीं होता है, एंटी साइक्लोन फर्जी होता है, उसमें कुछ भी नहीं होता, पता? मतलब आप ऐसा समझ लो, अगर एंटी साइक्लोनिक कंडीशन है ना, मतलब पूरा ना बादल आसमान में, ना तेज हवा, एकदम शांत, जिसको बोलते हैं स्टेबिलिटी। तो जब एंटी साइक्लोन होता ना, उसको स्टेबल स्काई बोलते हैं, और साइक्लोन को इनस्टेबल। तो एंटी वर्ड से डरो मत। आप तो ऐसा समझ लो, अगर तूफान बहुत ताकतवर होता ना, तो एंटी साइक्लोन फर्जी होता है, वो कुछ भी नहीं होता। आज जान लो, आ जाओ आ जाओ। तो प्रेशर सिस्टम, साइक्लोन में लो प्रेशर होता सेंटर में, एंटी साइक्लोन में हाई प्रेशर होता सेंटर में। परिभाषा ही बदल गई। देख लो, यहां पर केंद्र में लो प्रेशर, तो दिस इज साइक्लोन। अगर केंद्र में हाई प्रेशर, तो दिस इज एंटी साइक्लोन। ये एंटी साइक्लोन होता। दूसरा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में साइक्लोन एंटी क्लॉकवाइज चलता था, अभी तो हमने पढ़ा था। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में साइक्लोन कैसे चलता है? एंटी क्लॉकवाइज। बस अगर साइक्लोन एंटी क्लॉकवाइज चलता तो एंटी साइक्लोन उसका उल्टा चलेगा। तो एंटी साइक्लोन कैसा चलेगा? एंटी साइक्लोन चलेगा आपका क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज चलेगा, है ना। और सदर्न हेमिस्फीयर में एंटी साइक्लोन, जब सदर्न हेमिस्फीयर में हमको पता था, जब सदर्न हेमिस्फीयर में साइक्लोन, ये पढ़ो ना, सदर्न हेमिस्फीयर में के अंदर साइक्लोन क्लॉकवाइज चलता है, तो एंटी साइक्लोन उसका उल्टा है। तो सदर्न हेमिस्फीयर में एंटी साइक्लोन एंटी क्लॉकवाइज चलेगा।
बस ये इतना सा पैटर्न अगर आपने आपके दिमाग में बैठा लिया, हालांकि आप ये बैठा लोगे, ये बहुत आराम से बैठा लोगे, जब तक ये चैप्टर खत्म होने लगेगा ना, बार 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 रिपीटेशन पे चीजें आएगी। बट एक चीज याद रखना है, मैंने बोल दिया, एंटी साइक्लोन मतलब स्टेबिलिटी, साइक्लोन मतलब इनस्टेबिलिटी। ये देखो, ये जो आपको फोटोग्राफ दिखाई दे रहा, ब्राइट स्काई, कोई फोग नहीं, कोई बादल नहीं, कोई हवा का बेहतरीन मूवमेंट नहीं, जब स्काई के अंदर एकदम शांत, एकदम प्लीजेंट सनलाइट, जहां ठंड के अंदर आप, वो होता था ना, एक पहले गाना आया था, जाड़ों की धूप है तू, गर्मी की छांव है, मैं तो क्या फरिश्ते भी तुझ पे शुमार है, फिर भी कोई जो पूछे क्या है तू कैसी है, हाथों में रंग लेके हवा में उछाल दूं। वो सुना होगा ना, खुदा भी जब तुम्हें मेरे पास देखता होगा, कितनी अनमोल थी ये चीज भी सोचता होगा। सुना होगा आपने, पुराना गाना है, नहीं सुना होगा तो कोई बात नहीं। तो यहां पर एकदम शांत बेहतरीन कंडीशन कब, जब एंटी साइक्लोन बने। प्रश्न लगा लेते हैं, एनडीए 1 2024, बहुत प्यारा प्रश्न है, गलत करोगे क्योंकि अभी आपकी प्रैक्टिस उसकी हुई नहीं है, मैं बताता हूं। देखिए, आप यहां जाओ, देखो मेरे पास से, खुद मत करो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एंटी साइक्लोन इज करेक्ट। एंटी साइक्लोन मतलब उल्टा। इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इट रोटेट काउंटर क्लॉकवाइज। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज घूमता। देखिए, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में साइक्लोन एंटी क्लॉकवाइज घूमता और एंटी साइक्लोन क्लॉकवाइज घूमता। कट गया, देख लो, मैंने अगर गलत बोला हो तो। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंटी साइक्लोन क्लॉकवाइज घूमता है। दूसरा स्टेटमेंट, साइक्लोन आर ऑफन एसोसिएटेड विद क्लाउडी रेनी वेदर, वेयर एज एंटी साइक्लोन आर एसोसिएटेड विद फेयर वेदर। इन सदर्न हेमिस्फीयर द साइक्लोन स्पाइरल क्लॉकवाइज। सदर्न हेमिस्फीयर में साइक्लोन क्लॉकवाइज चलते, बिल्कुल सही बात है। सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर साइक्लोन जो होते क्लॉकवाइज चलते, तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही है, ठीक है। अब इसके हिसाब से 2 and 3 विल बिकम द करेक्ट आंसर। देखिए, ये क्वेश्चन आप आधा कर पाते, आधा नहीं कर पाते। क्यों? आप समझ तो गए हो, बट अभी आपकी उसकी प्रैक्टिस नहीं हुई है। एंटी साइक्लोन, एंटी क्लॉकवाइज, साइक्लोन, क्लॉकवाइज, 5 मिनट में सब बेहतरीन हो जाएगा। 5 मिनट तो दे ही सकते हो आप मुझे। आगे बढ़ते हैं। अब नेम ऑफ द साइक्लोन। अब क्या हुआ था कि जब तूफान आता था तो लोग बड़े परेशान होते थे। जैसे अखबार में छपा, तूफान आया, तूफान आया, तो चाइना के लोग अपने यहाँ नियम बना रहे, तूफान आ गया। अमेरिका के लोग अपने यहाँ नियम बना रहे, भारत के लोग अपने यहाँ बना रहे, ऑस्ट्रेलिया के लोग अपने यहाँ बना रहे, सब लोग अपने अपने यहाँ नियम बना रहे, क्योंकि तूफान आया। अब किसी को नहीं पता तूफान मतलब कहाँ आया, तो सबने सोचा यार ये तो बड़ी समस्या का विषय है यार, कि हम लोग तूफान बोलते और सारे लोग परेशान हो जाते। अपने को एक काम करना चाहिए, तूफान को नाम देना चाहिए, है ना। मतलब अगर सभी के एक नाम होंगे तो कैसे, जैसे मैंने बोला राहुल और 5-6 लोग मेरी तरफ देखें, तो अंदर है ना। किसी का नाम क्या हो, किसी का नाम क्या हो, किसी का नाम है, अगर सबकी शब्दावली होगी तो चीजें पर्टिकुलर रहेगी। तो सभी ने नाम दिया। चाइना आया सबसे आगे, चाइना बोल रहा नाम हम देंगे सबसे पहला नाम। तो लोगों को लगा था ये तो वैसे ही नाम देंगे, चिंग वोंग, पिंग पोंग, डिंग डोंग, वैसे ही नाम देते हैं। चाइना के नाम क्या होते हैं, मतलब ऐसे होते हैं। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि जब चाइना में, देखिए दिस इज अ जोक, दिस इज जोक, यू नो। अगर जैसे बच्चे होते हैं, उनके नोमेनक्लेचर, उनका नामकरण होता, तो नामकरण कराने के लिए जाते होंगे लोहार के पास। लोहार को बोलते होंगे कि एक हथौड़ी लो और अपना लोहा जो है उस पर ठोक दो। जैसे ठोकोगे टिंग टोंग पिंग पोंग, जो आवाज आएगी वही नाम दे देंगे। लोहा उठ रहा है, पिंग, आज से इसका नाम पिंग। टोंग टोंग, टिंग टोंग 2 बार ठोक दिया तो टिंग टोंग, पिंग पोंग, पोंग पोंग, ऐसे ना जोक्स। तो टाइफून, चाइना आया, चाइना ने बोला मैं नाम दूंगा, सबसे पहले नाम रहेगा टाइफून। तो सभी लोगों ने बड़ी प्रशंसा की, क्या बात है। भारत, अमेरिका, अमेरिका ने बोला यार देखिए नाम अच्छा है, उसका मानना पड़ा। तो अमेरिका ने भी ना चाहते हुए बट चाइना की तारीफ करी। ऑस्ट्रेलिया, सब ने तारीफ करी, किया बहुत बहुत बेहतर है। फिर आई बात अमेरिका के ऊपर। तो अमेरिका मतलब जितना भी अटलांटिक वाला पार्ट है, ये अटलांटिक है, तो अटलांटिक के पास अमेरिका ने बोला देखिए हमारे इधर जो तूफान आएंगे आज से उनको हम हरिकेन कहेंगे। तो लोगों ने बोला यार नाइस, मतलब
अप्रिशिएटेबल, वेरी गुड, सबने उसके लिए ताली वाली बजाई, बहुत बेहतर, मतलब उम्दा प्रदर्शन आपका, बहुत अच्छा है। चाइना ने कहा टाइफून, अमेरिका ने कहा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएस, कनाडा और मैक्सिको, जितनी भी कंट्रीज है लैटिन अमेरिका और अमेरिका, इनने मिलकर के बोला हमारे इधर आने वाले तूफानों को हम हरिकेन्स नाम देंगे। फिर आया ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया ने बोला कि समथिंग शुड बी डिफरेंट, मेरा अलग होना चाहिए। तो ऑस्ट्रेलिया ने बोला कि जब साइक्लोन आता है तो विली की तरह घूमता है, तो उसने बोला कि हमारे यहां जो तूफान आएंगे हम उनको विली विलीस नाम देंगे, विली विलीस। तो सबने बोला कि यार मतलब बात है, उसने देखो उसका कॉन्सेप्ट है, उसने देखा कि चीजें गोल घूमती है, उससे विली विलीस और उसने नाम दिया। तो चाइना ने टाइफून दे दिया, अमेरिका ने दे दिया हरिकेन्स, ऑस्ट्रेलिया ने दे दिया विली विलीस। फिर आए इंडियन ओशन की तरफ, भारत की तरफ। माइक आपके हाथ में प्लीज। तो माइक दिया गया। मित्रों देखिए, चाइना ने बहुत अच्छा नाम दिया टाइफून, अमेरिका ने भी अच्छा नाम दिया है हरिकेन, और ऑस्ट्रेलिया ने भी बहुत अच्छा नाम दिया यहां पर विली विलिस। अब विश्व में जो दिक्कतें थी पूरे इस वासुदेव कुटुंबकम इस विश्व के अंदर, कि तूफानों के नाम को लेकर के समस्या आती थी। मित्रों सभी ने अपने अपने नाम दे दिए, अब बचा तूफान, तो भारत में जो आते हैं हम उनको तूफानी नाम देंगे, तो कंफ्यूजन ही खत्म। भारत में जो आते हैं सबने अपने अपने रख लिए, अब इंडिया में जो आते हैं ना उनको हम तूफान बोलते हैं बस, बाकी सारे इलाकों में। आई बात समझ में? यहां से कई दफा प्रश्न पूछे गए, ये बात आप सभी लोगों को याद होना चाहिए। टाइफून चाइना, साउथ चाइना के अंदर आ जाएंगे, हरिकेन्स यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर आ जाएंगे, और नीचे विली विलीस, और भारत में चाइना नाम से जाएंगे। ये डन, ये हो गया और क्या? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट था, मेरे साथी को लग रहा है ये ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट था। इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर साइक्लोन रोटेट काउंटर क्लॉकवाइज एंड एंटी साइक्लोन रोटेट क्लॉकवाइज। इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, मैंने यहां एंटी साइक्लोन पढ़ लिया था, एंटी साइक्लोन काउंटर क्लॉक को गलत कर दिया, साइक्लोन क्लॉकवाइज होता है और एंटी साइक्लोन। बिटू पहला भी सही है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, पहला स्टेटमेंट। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इत्तला कराने के लिए। देखिए मैंने यहां पर ना एंटी साइक्लोन पढ़ लिया था, मैंने ये देखा कि सिर्फ बातें एंटी साइक्लोन को लेकर के, तो मैंने एंटी साइक्लोन पढ़ के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी साइक्लोन को उल्टा समझ लिया। हाँ हाँ 1 2 3 हो गया वो। स्टेटमेंट रिगार्डिंग साइक्लोन, अरे यार देखो क्या उन्होंने साइक्लोन भी लिखा था, मैंने सिर्फ ये पढ़ा था, वो मेरी गलती हो गई है ना, आई एम सॉरी फॉर दैट। उसके लिए ये तीनों स्टेटमेंट आपके सही है, याद रखना है ना। देखिए ऐसा जल्दी जल्दी में जब ज्यादा चीज करानी होती है और एक एक्साइटमेंट होता पढ़ाने का, तो गलती मुझसे भी हो जाती है, बट याद रखिएगा मेरी गलती शायद अफोर्ड हो सकती है, क्योंकि हम सभी लोग अभी बैठे हैं साथ में, आप लोगों की गलती अफोर्ड नहीं हो पाएगी उस समय परीक्षा के अंदर, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है? कोई बात नहीं, शुक्रिया भाई जिसने बताया था, थैंक यू। चलिए अब इन तूफानों को नाम तो दे दिए, अब सबसे पहली कंडीशन आती है कि तूफान बनते कैसे, तूफान बनते कैसे। तो आइए देखते हैं, आर यू रेडी एवरीवन? शेल वी स्टार्ट? अभी जितना बताया वो समझ में आया? बताइए, जितना अभी तक मैंने आपको एक्सप्लेन किया, तूफान नॉर्मल क्या होता है उसका नोमेनक्लेचर मैंने आपको किया है, वो कहां कहां आते, टेम्परेट ट्रॉपिकल क्या होते, सिर्फ इतना बताया। बताइए, मैं जब तक थोड़ा सा गर्म पानी पी लेता हूं। नाइन्टी 96.9% लोग, मतलब 97% अप्रोक्सीमेटली आया, बच्चा बाकी थोड़े से एक बार देख लेना। सर जी इक्वेटर इतना शांत क्यों रहता है उसके बारे में हम बात करेंगे।
है ना, उसके बारे में बात करेंगे। अभी जो जो कर रहे हैं ना उनको देखते चलो। इक्वेटर पर तूफान क्यों नहीं आते, वो एक बड़ा मुद्दा है, उसको इतनी आसानी से हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे, वरना मैं तभी बता देता। चलो, तो कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन, द वेरी फर्स्ट, आप सभी लोगों के दिमाग में इतने समय से घूम रहा था, ये तूफान आते क्यों हैं, ये तूफान जन्म क्यों लेते हैं, है ना, ये प्रश्न तो अभी हम वही से शुरू करेंगे। कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन, सबसे पहली कंडीशन, समंदर का तापमान शुड बी मोर देन 25 डिग्री सेंटीग्रेड। समंदर का तापमान 25 डिग्री 27 डिग्री प्लस रहेगा। कभी भी याद रखना मेरी बात, ऑलवेज माय डियर, एक बात याद रखना, यू आर गिविंग द एग्जाम ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यू आर नॉट गिविंग द एग्जाम ऑफ एसएससी और स्टेट पीसीएस। आप वनडे एग्जाम ऐसे नहीं दे रहे हो जो कि ये दूसरे कमीशन कंडक्ट कराते हैं। आपकी एग्जाम पर्टिकुलर चीजें नहीं मांगती। अगर वहां बोला गया ना 27 डिग्री और ऑप्शन में आया 25 डिग्री, तो उसे गलत मत कर देना। जो क्लोज होना, क्लोज चीजें होती है, दे डोंट वांट यू टू बी मच एंड मोर फैक्चुअल। वो आपसे कभी नहीं चाहते कि आपको सारे फैक्ट पता हो, बट दे वांट यू टू नो द कॉन्सेप्ट। वो आपको ऐसे पर्सन भी आपको पता होना चाहिए। ओके, तो इतना आप वो इसमें मत रहिएगा। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं इतिहास के अंदर भी आप ऐसा कर दो, मतलब ये ज्योग्राफी की बोल रहा हूं मैं, ज्योग्राफी में हो गया हल्का, इन चीजों में समझ में आता है। पता चला भाई बैटल ऑफ तराइन कब हुआ था, तो आपने वो दिया सर 1194। अरे 1194 नहीं बोल सकते आप, 91 बोलो या 92 बोलो। आपसे पूछ लिया पानीपत की लड़ाई, आपसे यही पूछ लिया देश आजाद कब हुआ, आपने बोला 47, राहुल सर ने बोला था एक आध दो तो चलता है, तो एक काम करता हूँ 46 कर देता हूँ या 48 कर देता हूँ। अबे भाई मूर्ख, ऐसे नहीं करना है, हिस्ट्री में पर्टिकुलर रहना। ज्योग्राफी में तापमान का इट्स, आप सभी जानते हो, टेम्परेचर ±5 का चलता रहता है। तो लार्ज सी सरफेस विद टेम्परेचर मोर देन 27 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब सी सरफेस टेम्परेचर, जिसको नॉर्मल टर्म में एसएसटी कहा जाता है, सी सरफेस टेम्परेचर शुड बी मोर देन 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री से अधिक होना चाहिए। अगर तापमान 25 से अधिक रहा तो टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, तो अगर तापमान बढ़ा तो उस इलाके के ऊपर लो प्रेशर बनेगा। तो पहली कंडीशन, इसीलिए तूफान गर्मी में आते हैं। क्यों आते? क्योंकि गर्मी में जब तापमान मार्च में, अप्रैल में, मई में जब तापमान 25 पार करेगा अरब सागर का, बंगाल की खाड़ी का, तो वहां क्या बनेगा, निम्न दाब। तापमान बढ़ा, प्रेशर घटा, तो लो प्रेशर क्रिएट हुआ। पहली कंडीशन, टेम्परेचर शुड बी मोर देन 25 डिग्री सेंटीग्रेड। सेकंड कंडीशन, कोरियोलिस फोर्स। सेकंड कंडीशन इज कोरियोलिस फोर्स। अब आज आपको मैं बताता हूं नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में घूमने का कारण। उस समय तो आपको मैंने रटवा दिया था, मुझे पता था कि आप लोग को डाइजेस्ट नहीं होगा, इसलिए मैंने वो प्रश्न आपसे करवाया भी नहीं। अब जानिए, देखिए, ये है बेटा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये है सदर्न हेमिस्फीयर। ओके, ये है तूफान, बना लो प्रेशर, ये है तूफान। समंदर का तापमान जैसे 27 डिग्री पहुंचा, दोनों पर बन गया लो प्रेशर, गर्मी पड़ी। अब लो प्रेशर का मतलब क्या होता है सर जी? लो प्रेशर का मतलब होता है विंड डेफिशिएट रीजन। जैसे कि अब मेरा मुंह अभी है, लो प्रेशर है ना, और जैसे खोल दिया तो हवा अंदर गई, एवरेज हो गया। अब ये ठीक है, मतलब मैंने ये बोला कि जब मैंने, अब ये हाई प्रेशर है, जैसे ही खोला, खोलते हवा निकल गई, मतलब क्या हो रहा है, हाई टू लो विंड ब्लो करती है। तो अगर किसी भी जगह पर लो प्रेशर है तो विंड वहां आएगी, विंड वहां आएगी, हम पहले भी पढ़ चुके। तो यहां पर लो प्रेशर है, तो इस लो प्रेशर को फुलफिल करने के लिए हवाएं चलेगी, ये आ गई। हवाओं ने ये कहा, भाई प्यार की ये रुत बड़ी तूफानी, लेगा ये मौसम हरी हम लिखेंगे कहां। देखिए, कोरियोलिस फोर्स की वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट हैंड साइड, सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट हैंड साइड। अब इसकी वजह से होता क्या, देखिए, ये विंड गई, विंड को अपने ओरिजिनल पाथ के लेफ्ट हैंड, अपने ओरिजिनल पाथ के राइट हैंड पर डिफ्लेक्ट करो। तो ये ओरिजिनल इसका राइट, ये ओरिजिनल का राइट, ये ओरिजिनल का राइट,
ये, और ओरिजिनल का राइट ये। ओरिजिनल पाथ हटा दो, ओरिजिनल पाथ तो कुछ होता ही नहीं है। ये हटा, ये हटा, ये हटा, ये हटा, कैसा लग रहा है? घड़ी के विपरीत घूम रहा है, तो इसलिए इसको नाम दिया एंटी क्लॉकवाइज, राइट। अब सदर्न हेमिस्फीयर, ओरिजिनल पाथ, ये हवा इसको फुलफिल करने के लिए आई अपने ओरिजिनल पाथ के लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट, 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 लेफ्ट और लेफ्ट। लेफ्ट मतलब ओरिजिनल हटाओ, कैसा दिख रहा है? घड़ी की तरह दिख रहा है जी गुरुजी, क्लॉकवाइज। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि राइट हैंड पर डिफ्लेक्शन हो रहा। देखिए हम सभी को पता है जिस जगह पर लो प्रेशर बनता है, गर्मी गर्मी बड़ी समंदर के ऊपर, तो गर्मी में जब गर्मी बड़ी समंदर के ऊपर तो लो प्रेशर बना, और लो प्रेशर को फुलफिल करने के लिए हवाएं आई। जब हवाएं आई तो हवा को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट हैंड पर डिफ्लेक्ट किया तो वो घूम घूम के एंटी क्लॉकवाइज होगी, सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट हैंड पर डिफ्लेक्ट किया तो घूम घूम के क्लॉकवाइज हो गई। ठीक है, इतना पॉइंट समझ में आया? दिस इज द रीजन कि इस तूफान का नाम में साइकिल आता है। देखिए अगर धरती पर कोरियोलिस फोर्स नहीं होगा तो तूफान कभी नहीं आएंगे। अगर धरती पर कोरियोलिस फोर्स नहीं होगा तो तूफान कभी नहीं आएंगे। क्लियर? दो पॉइंट। पहली कंडीशन साइक्लोन के लिए क्या होती? पहली फर्स्ट कंडीशन समंदर का तापमान, यानी गर्मी का मौसम, तापमान बढ़ा, हवाएं आई, कोरियोलिस ने घुमा दी, खेल खत्म, तूफान ने जन्म ले लिया। बहुत सिंपल फिनोमिना, डोंट 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 प्लीज डोंट क्रिएट इट कॉम्प्लिकेट। कोरियोलिस फोर्स इज मस्ट फॉर द साइक्लोन। ठीक है, दो चीज। फिर तो सी जून में नहीं जाना चाहिए। नहीं, जून तक तो तूफान आते, फिर जून के बाद जैसे बरसात होने लगती है तो जो लो प्रेशर था बारिश के पानी की वजह से वो नॉर्मल हो जाता है। पहले आपने क्लॉकवाइज बताया, मैंने कहीं आपको क्लॉकवाइज नहीं बताया यार। ये है मेन जो मैंने आपको बताया, इससे पहले भी मैंने ये है मेन जो आपको बताया। ये देखिए, ये एंटी क्लॉकवाइज है जिसे काउंटर क्लॉकवाइज बोलते हैं, राइट हैंड पर डिफ्लेक्शन की वजह से। ये लेफ्ट हैंड पर डिफ्लेक्शन की वजह से क्लॉकवाइज होता है। ये देखिए क्लॉक की तरह घूम रहा, ये एंटी क्लॉक की तरह घूम रहा। क्या मैंने ये गलत बताया? बे जल्दी खत्म करो, फटाफट बोलो। बट कोरियोलिस फोर्स इज जीरो एट इक्वेटर। सर देखिए मेरी बात सुनिए, आप ऐसे समझ लीजिए, मेरी बात ध्यान से सुनो सभी लोग। देखो ये एक खूबसूरत चित्र है, ये पेंटिंग है, तुम एक चित्रकार हो। मेरी पेंटिंग आपको पूर्ण रूप से तभी दिखेगी जब मैं उस पर साइन कर दूंगा, हाँ ये मेरी पेंटिंग कंप्लीट हो गई। अब जब तक कि मैं आपको बोलूं कि इक्वेटर का मैंने नहीं पढ़ाया, तब तक दौड़ लगा के इक्वेटर तक पहुंचने में कोई मतलब नहीं। मेरे ख्याल में आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। अरे यार लिंक मत तोड़ो यार, मतलब आप लोगों की बातों से मुझे ऐसा लग रहा है यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन नॉट इंटरेस्टेड इन दिस टॉपिक एनी मोर। बता दो तो मैं फटाक से मैं दोनों आज कंप्लीट करा दूंगा, मेरे को वो भी आता है। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ कोरियोलिस फोर्स? द एडवांटेज ऑफ कोरियोलिस फोर्स इज इंडियन मानसून। भारत में जो बरसात होती है ना, कोरियोलिस फोर्स के चलते होती, साउथ वेस्ट मानसून वो घूम के जो आता है। काउंटर क्लॉकवाइज को एंटी क्लॉकवाइज बोलते बेटा। Which one of the following statement regarding cyclone and anticyclone is correct? In northern hemisphere, cyclone rotate counterclockwise यानी उल्टे, and anticyclone rotate clockwise। पहला स्टेटमेंट सही है।
साइक्लोन रोटेट काउंटर क्लॉकवाइज, जिसको हम एंटी क्लॉक, काउंटर क्लॉक जो होता है ना उसको एंटी क्लॉक बोलते हैं, मैंने लिखा भी है। काउंटर क्लॉक का मतलब एंटी क्लॉक होता है। काउंटर मतलब उल्टा। दूसरा, साइक्लोन आर ऑफन एसोसिएटेड विथ क्लाउडी एंड रेनी वेदर, वेयर इज एंटी साइक्लोन एसोसिएटेड विथ फेयर वेदर। इन सदर्न हेमिस्फीयर साइक्लोन स्पाइरल क्लॉकवाइज बिकॉज कोरियोलिस फोर्स एक्ट टू द लेफ्ट। देखिए क्या है, एक दफा गलत हुआ था क्योंकि मुझे जल्दी में था वो। चलिए, ये कंडीशन, दो कंडीशन अभी तक मैं आपको बता चुका हूं। पहली कंडीशन सी सरफेस टेम्परेचर शुड बी 27 डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरी कंडीशन कोरियोलिस फोर्स। तीसरी कंडीशन आ जाएगी प्री एग्जिस्टिंग लो प्रेशर। समंदर के ऊपर पहले से लो प्रेशर होना चाहिए और वो इस इलाके के अंदर रहता है। ट्रॉपिकल इलाका जो होता है इट इज नोन फॉर दी लो प्रेशर। जो इक्वेटर के पास के होते हैं ना, 10 डिग्री नॉर्थ 10 डिग्री साउथ, ये पूरा इलाका, दिस एरिया इज नोन फॉर द लो प्रेशर। तो यहां पर प्री एग्जिस्टिंग लो प्रेशर होना चाहिए, जो कि होता है ट्रॉपिकल इलाका टोरिड जोन। जस्ट बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर इट इज नोन एज अ लो प्रेशराइज रीजन। तो प्री एग्जिस्टिंग लो प्रेशर होता है हमारे ट्रॉपिकल इलाके के अंदर, तभी जाकर के तूफान बनते हैं। तीसरी कंडीशन, प्री एग्जिस्टिंग मतलब पहले से एग्जिस्ट करना। क्यों एग्जिस्ट कर रहा है? क्योंकि ये टोरिड जोन है। चौथी कंडीशन, लार्ज एंड कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वार्म एंड मॉइस्ट एयर। तूफान आते तो तूफान अपने साथ बरसात लेकर के आते हैं। अगर तूफान को पानी नहीं मिला तो तूफान उतने इंटेंसिफाई नहीं हो पाएंगे और बरसात लेकर के नहीं आ पाएंगे। मतलब तूफान को ताकत मिलती है, अगर आप लोगों ने सुना हो तो, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। देखिए, आप चाहो तो इसको नॉर्मल सा याद रख सकते हो। क्या है नॉर्मल सा? सिंपल सा खत्म बता रहा हूं कि तापमान, समंदर जो होता है उसको मॉइस्चर की आवश्यकता पड़ती है। इतने में आपका काम हो गया। बट इफ यू वांट कि सर हमको ये डिटेल में बताओ ये पॉइंट, तो फिर इसको ना एकदम सटीक बुद्धि से समझना, एकदम सटीक, क्योंकि यहां से प्रश्न नहीं उठते। नहीं याद हो तो कोई दिक्कत नहीं, मेरा समय खराब मत करो। आप अगर आपको जानना हो तो प्योरली उसको एक बार में समझना। देखिए, लेटेंट हीट एक ऐसी एनर्जी होती है जिसको छुपी हुई ऊर्जा बोलते हैं। लेटेंट हीट क्या होता है? एक हिडन एनर्जी होती है। आप सभी लोग जानते हो कि जब पानी भाप बनता है, पानी भाप बनता है तो उस भाप के साथ छुपके एक एनर्जी जाती है। जैसे मेरे हाथ पर पसीना है, मेरे हाथ पर पसीना है, मैंने काम किया। सुन रहे हो मेरी बात ध्यान से? मेरे हाथ पर पसीना, मैंने काम किया, और जैसे पंखा चला, ये पसीना जैसे इवापोरेट हो रहा है, मुझे ठंड लग रही है। पता क्यों? क्योंकि इस पसीने के साथ एक गर्मी जा रही है, एक हिडन एनर्जी निकल रही है। दैट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ इवापोरेशन। जो पानी भाप बन के उड़ रहा है, अपने साथ जा रहा है, दैट इज लेटेंट हीट ऑफ इवापोरेशन। इतना क्लियर? जी सर। अब हवा के अंदर मॉइस्चर आ गया, हवा के अंदर क्या आ गई? नमी आ गई। अब ये नमी वाली हवा यहां से पानी उठा के लेकर गई थी, अभी तो गई है। पसीना जब उड़ा पंखे से, पानी जब सूरज की किरण गिरी और पानी भाप बन के उड़ा, तो पानी अपने साथ गर्मी लेकर के गया। हाँ जी सर। जब ये पानी, जब ये भाप, जब ये वाटर वेपर, जब ये मॉइस्चर, जब ये स्टीम कन्वर्ट होगी क्लाउड में, मतलब कंडेंसेशन होगा। जब ये क्या होगा? कंडेंसेशन होगा। कंडेंसेशन जानते हो ना कि वाटर वेपर विल गोइंग टू कन्वर्ट इनटू द क्लाउड। जब वो ऊपर जाती है, तो जब तापमान गिरता, तो जब ये ऊपर गई तो वाटर वेपर काय में कन्वर्ट हुई? क्लाउड में। तो इसकी जो हिडन एनर्जी थी, वो गर्मी याद हो जो उसने यहां से उठाई थी, पानी से, जो पसीने ने उठाई थी, वो गर्मी उसने रिलीज कर दी। जब सूरज की किरण पानी पर गिरा तो पानी भाप बना। जब पानी भाप बन के ऊपर उड़ा, जब पानी भाप बन के ऊपर उड़ा, तो अपने साथ साथ एक हिडन एनर्जी लेकर के गया, एक गर्म एनर्जी। और जब वो पानी बादल बना, जब वो भाप बादल बनी, तो गर्मी उसने बाहर निकाल दी। जब वो गर्मी बाहर आई, तो गर्मी उस लो प्रेशर को और इंटेंसिफाई करने में मदद करती है। हम देख रहे हैं ना, साइक्लोन के लिए प्री एग्जिस्टिंग लो प्रेशर होना चाहिए, तो ये जो गर्मी होती है ये उसे इंटेंसिफाई करती है। तो लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन की तूफान को आवश्यकता पड़ती है। देयरफॉर लार्ज एंड कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वार्म एंड मॉइस्ट एयर। आप ऐसा समझ लीजिए, ये लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन तूफान के लिए पेट्रोल का काम करती है, तूफान के लिए फ्यूल का काम करती है। जब तक इसको लेटेंट हीट मिलती रहेगी, ये गर्म होता रहेगा, वो गर्म होता रहेगा, ये तेज आगे आगे बढ़ता रहेगा। जैसे इसको लेटेंट हीट मिलना बंद हुई, वैसे तूफान मरना शुरू हो जाएगा।
तो सबसे पहली बात, एक रिवीजन छोटा, ईच एंड एवरीवन जस्ट लुक इन माय आईज, रख दो पेन, ध्यान से सुनो। साइक्लोन आर सेंटर ऑफ लो प्रेशर सराउंडेड बाय क्लोज्ड आइसोबार हैविंग इंक्रीजिंग प्रेशर आउटवर्ड। बाहर की तरफ जाते जाते प्रेशर बढ़ता जाता, केंद्र का प्रेशर कम होता, पहला पॉइंट क्लियर। ट्रॉपिकल साइक्लोन ट्रॉपिकल इलाके में ईस्ट टू वेस्ट चलते इन द इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेड विंड। Perfect. The condition for the formation of tropical cyclone, very first condition, sea surface temperature should be 27 डिग्री सेंटीग्रेड। समंदर का तापमान तूफान की इनिशियल स्टेज में 27 डिग्री होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, तूफान को कंटिन्यूस सप्लाई मिलना चाहिए मॉइस्ट एयर का। अगर मॉइस्ट एयर मिलती रही तो गर्म होता रहेगा। मॉइस्ट एयर जो होती है ना, वो ग्रीन हाउस की तरह काम करती है, वो गर्मी को ट्रैप करके रखती है। हम पढ़े हैं वाटर वेपर इज ए ग्रीन हाउस गैस, तो गर्मी बढ़ाती तूफान को ताकत मिलती है। तो सेकंड कंडीशन वार्म एंड मॉइस्ट एयर। थर्ड कंडीशन प्री एग्जिस्टिंग लो प्रेशर, उस इलाके में पहले से मौजूद लो प्रेशर। चौथी कंडीशन, उस इलाके पर मौजूद कोरियोलिस फोर्स। अगर कोरियोलिस फोर्स नहीं होगा तो हवाएं आएगी उस लो प्रेशर को भर देगी। जो लो प्रेशर बना है केंद्र में, अलग अलग दिशा से हवा आकर के उसे भर देगी, खत्म काम। बट अलग अलग दिशा से जब हवा उसे भरना आती, कोरियोलिस उसे घुमा देता है, ये ले भाई ले ले ले, तूफान आ गया। तो तूफान कब आता है? जब कोरियोलिस फोर्स होता है। तूफानों को अलग अलग मुल्क में, अलग अलग कॉन्टिनेंट पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। चाइना के अंदर उसे टाइफून नाम से जाना जाता है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर उन्हें हरिकेन नाम से जाना जाता है। भारत, इंडियन ओशन के अंदर उन्हें साइक्लोन, इंडियन ट्रॉपिकल साइक्लोन के नाम से जाना जाता है। और ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न पार्ट में जहां वो आते हैं उन्हें विलीविलीज के नाम से जाना जाता है। अपर एयर डाइवर्जन, एक और पॉइंट आ जाता है कि जब तूफान बनते, देखिए तूफान का ये स्ट्रक्चर होता है, ये फनल शेप, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोन, ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है। तो जब तूफान बनते हैं तो अपर एयर डाइवर्जेंट होना चाहिए। जब तूफान बने, जो मॉइस्ट एयर ऊपर गई ना, जब ये फैल जाएगी तब जाकर के उनके ऊपर बादल बनेंगे। मतलब तूफानों के साथ कंडीशन क्या लगी हुई है कि वो बरसात लेकर के आएंगे। तो बरसात लेकर के आने के लिए जब नीचे से उस लो प्रेशर से हवा उठेगी तो ऊपर जाकर के फैलना चाहिए। अपर एयर डाइवर्जन अबव द सी लेवल, मतलब जब जब तूफान बनेंगे, तूफानों की दशा ऐसी ही होगी। ये यहां से, ये केंद्र का लो प्रेशर है आपका, लो प्रेशर से तूफान उठे ये तो अपर एयर डाइवर्जन, अपर एयर डाइवर्जन, अपर एयर डाइवर्ज होना चाहिए। जब अपर एयर, आसमान के अंदर हवा डाइवर्ज होगी तभी जाकर के बादल बनेंगे और बरसात हो पाएगी। तो तूफान के लिए कौन कौन से हालात सबसे जरूरी? समंदर का तापमान, हवाओं का ऊपर जाकर के फैल जाना, क्योंकि वो उसको घुमाव में काफी मदद करता है। दूसरी चीज कोरियोलिस फोर्स जो सर्कल देता है। तीसरी चीज प्री एग्जिस्टिंग लो प्रेशर। और चौथी चीज लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। ये लो स्ट्रक्चर आ गया तूफान का, यहां पर आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए तूफान जो होता है ना, उसके सेंटर का जो पार्ट होता है उसे आई बोलते हैं। तूफान का जो केंद्र होता है वो आई होता है, और आई एकदम शांत इलाका होता है। आई इज द काम एरिया वेयर एयर सब्सिडाइज। ये एक ऐसा इलाका होता है जहां से हवा अंदर की तरफ गिरती है। तो आई इज द काम रीजन, एकदम शांत इलाका होता है ना। आई इज सराउंडेड बाय आई वॉल, जैसे सेल इज सराउंडेड बाय सेल वॉल, आई इज सराउंडेड बाय आई वॉल। ट्रॉपिकल साइक्लोन हैज वी शेप्ड स्ट्रक्चर, इनका वी का आकार होता है। हाइट ऑफ साइक्लोन इज 16 to 32 किलोमीटर, मतलब ट्रोपोस्फियर के टॉप मोस्ट लेवल तक पहुंच जाते हैं। 16 से 32 किलोमीटर तक इसकी हाइट चली जाती है। एंड इट्स डायमीटर इज 150 से 250 किलोमीटर, मतलब ये इसका डायमीटर होता है यहां से लेकर के यहां तक 150 किलोमीटर से लेकर के 250 किलोमीटर तक अलग अलग साइज के हो सकते हैं। ये स्ट्रक्चर हो गया। केंद्र को आई बोलते, सराउंडिंग इलाका जो होता है उसका डायमीटर आपका लगभग 200 किलोमीटर 250 किलोमीटर तक जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट हमें इसका हल्का याद रखना होगा। प्रश्न पूछा गया है, अच्छा प्रश्न है। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। हरिकेन्स इन्हें कहां कहा जाता है? तो हरिकेन्स इनको कहा जाता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। 4। विली विलिस कहां कहा जाता? ऑस्ट्रेलिया के अंदर। बेगायो कहां कहा जाता? फिलीपींस के अंदर। और टाइफून कहां कहा जाता है? चाइना के अंदर। 4 3 2 1, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, पहले इतना बताइए, यहां तक समझ में आया? फिर मैं आगे बढ़ूंगा। बताइए। अभी तूफान बनते कैसे समझ में आ गया सभी लोगों को? एवरी वन ऑफ यू। लाइव नहीं दिखता है, लाइव क्या दिखा दो?
तूफान समझ में आया? अब देखिए, ये जो तूफान होते हैं ना, आप लोगों ने पेपर के अंदर पढ़ा होगा, कहीं पर बोलते हैं बंगाल की खाड़ी में डिप्रेशन बना है, द डिप्रेशन इज शिफ्टेड टुवर्ड डीप डिप्रेशन एंड नाउ इट इज शिफ्टेड टुवर्ड्स द साइक्लोनिक स्टॉर्म। हाँ, आई में एयर गिरती है, शांत इलाका होता है तो वहां हवा एकदम शांति से गिरती है। आई इज द काम रीजन। आई एक ऐसा इलाका होता है जो नॉर्मल होता है, बाकी सारे इलाके तेज होते हैं। जी सर क्लियर, बट पोल भी दो। अरे यार देखो, आखिरी में कराएंगे। जियोस्ट्रोपिक विंड इज अपर एटमॉस्फेरिक विंड। हमारे एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ जो हवाएं चलती है ना, वेस्ट टू ईस्ट एट द इक्वेटर, दैट आर नोन एज जियोस्ट्रोपिक विंड्स। बढ़ू आगे, चलिए अब ध्यान से देखते हैं। अब देखिए, तूफानों को उनकी स्पीड के आधार पर आईएमडी ने 8 तरीकों में बांटा है। अब आपको ये पूरे रटने नहीं है, स्पीड नहीं रटना है, बट क्या होता है न्यूज़पेपर के अंदर ये चीजें आती है, इस वजह से मैं आपको थोड़ा इसके ऊपर एम्फेसाइज करा रहा हूं। अखबार के अंदर ये चीजें ऐसी कैसी आ जाती, फिर वहां पर ऐसा लगता है कि अरे यार इसका मतलब क्या होता है। समझ लो ध्यान से। देखिए, जब लो प्रेशर एरिया बनता है उस समय हवा की गति होती है 31 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना? इतनी तक हवा की गति पहुंच जाती है। क्लाउडी वेदर होता है, लाइट विंड होती है और बिगिनिंग स्टेज होती है। दिस इज द इनिशियल स्टेज ऑफ साइक्लोन, जब लो प्रेशर बनता है। फिर बनता है डिप्रेशन। जब डिप्रेशन बनता है तो हवा पहुंच जाती है लगभग 31 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब मॉडरेट रेन, हल्की बरसात शुरू हो चुकी थी और ऑर्गेनाइज सर्कुलेशन अब सर्कल जन्म ले रहा है, क्योंकि कोरियोलिस लगेगा कि सर्कुलेशन जन्म ले रहा। फिर आ जाएगा डिप्रेशन के बाद डीप डिप्रेशन। हवा की गति 50 से 61 तक पहुंच चुकी किलोमीटर प्रति घंटा। हेवी रेनफॉल, स्ट्रॉन्ग गस्टी विंड, हवाएं तेज हो चुकी है। साइक्लोनिक स्टॉर्म बनेगा कब जाकर के, जब हवा की गति 62 से 88 पहुंचेगी। जब हवा की गति 62 से 88 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी तब हम इसे तूफान कहेंगे। उस समय इसका नाम दिया जाता। नाम क्या होते हैं आज बात करेंगे इसके बारे में। तो गेट अ नेम, इसका नाम मिलता है कोस्टल विंड एंड रफ सी, समंदर उछलने लगता है। ये सब बड़ा खतरनाक फिनोमिना होता है। अभी क्या है, जो लोग किनारे पर रहते हैं वो लोग इन चीजों को देखे होंगे, है ना? मैंने शुरुआती लेक्चर में मतलब लेक्चर की शुरुआत में पृष्ठभूमि में कहा था कि जो लोग गुजरात, है ना, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र इधर रहते हैं, आंध्र प्रदेश तरफ, उनने ये चीजें देखी होगी। जब तूफान आने लगता, समंदर की डांसिंग शुरू हो जाती, उछलने लगता है, तेज तेज लहरें किनारे की तरफ आकर के गिरती। मतलब ऐसा लगता है कि क्या है आप में ताकत कि आप मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट कर लो। समंदर को मैंने दोनों ही तरीके से देखा कि जब लो प्रेशर, मतलब जब लो टाइड आई थी तो पानी रिट्रीट कर गया था। जब रिट्रीट कर गया था तो मैं समंदर में घुस गया था 1.5 किलोमीटर अंदर। जब मैं आपको टाइड्स पढ़ाऊंगा ना, पूरा उसका वीडियो दिखाऊंगा। जिस भी दिन टाइड पढ़ाऊंगा, ज्यादा दिन बचे नहीं है टाइड्स में, उस दिन डिटेल में पूरा वीडियो दिखाऊंगा। तो जब टाइड लो थी तो मैं समंदर के अंदर घुस गया था, और जब हाई टाइड आई थी ना, तब मैंने देखा बहुत खतरनाक चीज होती है समंदर, बहुत खतरनाक चीज होती है। मतलब आप ऐसा समझ लो, मुझे इतना बढ़िया तैरते आता है, उल्टा तैरना, सीधा तैरना, पानी के अंदर तैरना, पानी के ऊपर स्टेबिलिटी, किसी को बचाना, है ना, सब कुछ आता है। बट जब मैंने उस समय समंदर को उछलते हुए देखा था ना, तब मुझे ऐसा लगा था कि हम तुच्छ हैं इसके सामने। कुदरत के सामने लिटरली हम तुच्छ हैं, तुच्छ। किसी भी समय वो कुछ भी कर सकता है। तो सबसे अच्छी चीज होती है कि प्रकृति की रिस्पेक्ट करो, और वो बहाव होता है ना उसका, उस बहाव में अपनी नाव रख लो। वो जहां ले जाना चाहे उसके साथ चले जाओ। हमें सिखाया जाता है कभी दफा कि हमेशा विपरीत बहो, हमेशा अपना जुनून दिखाओ, अपनी ताकत दिखाओ। मैं भी बोलता हूं, बट वो संघर्ष के लिए कहा जाता है। जब बात प्राकृतिक चीजों की होती तो हमेशा उसके साथ चलो, है ना? अगर उजाला हो रहा है तो जंगल जाओ, शाम ढल रही तो जंगल मत जाओ। ऐसा मतलब जो प्रकृति की देन है ना, उसके साथ साथ काम करो, ठीक है? तो साइक्लोनिक स्टॉर्म 62 से 88, यहां पर उसको नाम मिलेगा कोस्टल विंड एंड रफ सी। सी यहां पर उछलने लगेगा। फिर आएगा सीवियर साइक्लोन। जब सीवियर साइक्लोन बनेगा तब विंड स्पीड पहुंच जाएगी 90 से 117 किलोमीटर प्रति घंटा। अपरूटिंग द ट्रीज, पेड़ उखड़ना शुरू हो जाएंगे। कोस्टल इलाका डैमेज, जो किनारे होते हैं डैमेज होना शुरू हो जाएंगे। स्टॉर्म सर्ज बिगन, बस यहां से तूफान उठना शुरू हो जाएगा, भयंकर तूफान उठना शुरू हो जाएगा। फिर बनेगा आपका एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन। जब एक्सट्रीम सीवियर साइक्लोन बनेगा तब आपकी विंड स्पीड 150 किलोमीटर प्रति घंटा के पार से तो लगभग 220 किलोमीटर तक पहुंच जाएगी। ये डिवास्टेटिंग विंड होती है, जहां से 3 से 5 मीटर तक स्टॉर्म सर्ज होता है, समंदर का पानी उछलता है, ऐसा है, बहुत खतरनाक बनता है।
है ना। और फिर आ जाएगा आपका सुपर सीवियर साइक्लोन यानी सुपर साइक्लोन। जब सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म बनेगा उसकी स्पीड 220 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा होती है। कैटास्ट्रोफिक होता है ये। कैटास्ट्रोफिक शब्द का ही मतलब होता है बर्बादी। तो ये आपदा होता बहुत बड़ी, रेयर होता है। लाइक 1999 उड़ीसा के अंदर आया था सुपर साइक्लोन, इलाके को तबाह कर देता है। मतलब आंकड़े हजारों को पार करते जाते हैं, धड़ 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 धड़। तो ऐसी चीजें, ऐसे हालात बनते हैं। अब आपको ये सब रटना नहीं है, बट जब आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आपको डीप डिप्रेशन, साइक्लोनिक स्टॉर्म, सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, वेरी सीवियर स्टॉर्म, यहां तक ये सब वर्ड्स देखने को मिलेंगे। तो वो देखने को मिले तो आप उनसे कंफ्यूज मत हो जाइएगा। ये टेबल में साफ कर देता हूं, ऐसी की ऐसी इसको देख लेना उस दिन, ठीक है। रटना नहीं है कुछ भी। आईएमडी का डेटा है, मुझे बताना अच्छा लगा तो मैंने बता दिया, पूछा उछा भी नहीं जाता है। अगला जाएगा, एक प्रश्न है, कंसिडर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ ट्रॉपिकल साइक्लोन। अ वार्म सी सरफेस जहां पर तापमान 26 डिग्री से अधिक रहे, हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी रहे 700 मीटर तक, मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी होना चाहिए, मैंने क्या बताया था आपको, उमस होना चाहिए, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वार्म एंड मॉइस्चर, और एटमॉस्फेयर इनस्टेबल होना चाहिए। ये सब कब होता है, जब तूफान की इनिशियल स्टेज होती है। दिस ओकर इन द इनिशियल स्टेज ऑफ साइक्लोन। ये देखो यहां पर मेंशन है, ये साइक्लोन इन इट्स इनिशियल स्टेज, पूरी चीजें पढ़ा करें। चलिए, मूवमेंट ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन, वेरी सिंपल, इसको जान लेते हैं। इट मूव ईस्ट टू वेस्ट। ट्रॉपिकल साइक्लोन पूरब से पश्चिम की तरफ चलता है इन द इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेड विंड। अब ये घूमता 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 ऐसे आएगा, ये है ना। जब ऐसे आएगा तो जैसे जमीन पर एंटर करेगा, जैसे साइक्लोन जमीन पर एंटर करता, उसको मॉइस्ट एयर मिलना बंद हो जाती। मैंने क्या बोला, साइक्लोन का फ्यूल क्या है, वो वार्म एंड मॉइस्ट एयर। अब जैसे वो जमीन पर आया उसको मॉइस्ट एयर मिलना हो गई बंद, और जैसे ही मॉइस्ट एयर मिलना बंद, इसे बोला जाता साइक्लोन का लैंडफॉल। लैंडफॉल मतलब जमीन पर कदम। तो जैसे उसका लैंडफॉल होता है वैसे साइक्लोन की डेथ शुरू हो जाती है। तो ईस्ट टू वेस्ट चलता है, साइक्लोन गेट एनर्जी फ्रॉम वाटर, इट गेट डिसिपेट व्हेन मॉइस्चर सप्लाई कट ऑफ। डिसिपेट मतलब डेथ, उसकी डेथ होना शुरू हो जाती जब उसको मॉइस्चर सप्लाई कट ऑफ हो जाती। आपने देखा होगा भारत के पश्चिमी इलाके में तूफान कम आते हैं, क्योंकि यहां पर जो तूफान आते हैं ना वो इधर बढ़ते हैं आगे, क्योंकि ट्रेड विंड ईस्ट टू वेस्ट चलेगी ना। तो इधर अरब सागर में जो तूफान आते हैं ना वो अफ्रीका, अरेबियन पेनिनसुला तरफ जाते हैं। बट कभी कभी हम सुनते हैं कि गुजरात में तूफान आया, पता क्यों? वो इसलिए सुनते बेटा कि सपोज करो जैसे तूफान यहां बना, तो आप समझो ना उसका डायमीटर 250 किलोमीटर का है, तो 250 किलोमीटर होने की वजह से ये इन इलाकों को थोड़ा लपेट लेता है अपने अंदर, ऐसा। वरना तूफान का जो कोर इलाका है वो इससे पास नहीं होता, वो इधर से आते हैं। आई बात समझ में? तूफान का डायरेक्शन ईस्ट टू वेस्ट है, इसलिए अरेबियन सी के तूफान ज्यादा से ज्यादा अरेबियन पेनिनसुला जो है ना, यमन, ओमान, सऊदी अरेबिया उधर घुसता है, और इधर इथोपिया है ना, सोमाली, इधर घुसता अफ्रीकन कंट्रीज तरफ। आगे बढ़ते, व्हाई ट्रॉपिकल साइक्लोन नॉट ऑकर एट इक्वेटर। प्रश्न पूछ लिया गया बच्चे ने कि सर ट्रॉपिकल साइक्लोन इक्वेटर पर ओकर क्यों नहीं होते। देखिए, ट्रॉपिकल साइक्लोन इक्वेटर पर इसलिए नहीं होते बिकॉज द कोरियोलिस फोर्स एट इक्वेटर इज 0। पूरी धरती की एकमात्र जगह जहां कोरियोलिस फोर्स शून्य होता है। क्यों होता है सर शून्य? देखिए, कोरियोलिस फोर्स क्या होता है, जब हमने क्लाइमेटोलॉजी पढ़ रहे थे, अभी भी क्लाइमेटोलॉजी चल रही है, वहां पर मैंने आपको बताया था कि धरती के रोटेशन की वजह से, जैसे इक्वेटर की स्पीड सबसे ज्यादा तेज है, तो वहां की हवाएं कहीं भी जाएगी डिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये बताया था। बट इक्वेटर से ज्यादा स्पीड से घूमने वाली धरती पर कोई दूसरी जगह नहीं। सबसे बड़ा सरकमफेरेंस इक्वेटर का है, तो इक्वेटर की स्पीड सबसे ज्यादा होगी। तो जब इक्वेटर से बढ़ के कोई नहीं है तो इक्वेटर पर डिफ्लेक्शन शून्य, 0। इसलिए इक्वेटर पर कोरियोलिस फोर्स 0 होता है। एंड द लो प्रेशर ऑफ इक्वेटर, इक्वेटर पर लो प्रेशर बनता है ना गर्मी की वजह से, द लो प्रेशर गेट फील्ड इंस्टीड ऑफ गेटिंग इंटेंसिफाइड। मतलब कि ये जो 0 डिग्री इक्वेटर है, इस पे जो हवाएं होती वो आकर के उस लो प्रेशर को भर देती है, फुलफिल कर देती है, साइक्लोन की कंडीशन ही खत्म। अगर ये लो प्रेशर नहीं होगा, ये यहां पर लो प्रेशर नहीं होगा, तो लो प्रेशर नहीं होने की वजह से, मतलब अगर कोरियोलिस नहीं होने की वजह से यहां पर ये लो प्रेशर भर जाता, और अगर कोरियोलिस होता तो यही हवा यहां घूमने लग जाती। ठीक है, तो अब जो प्रश्न आप पूछ रहे थे कि इक्वेटर पर तूफान क्यों नहीं आते, क्योंकि कोरियोलिस फोर्स शून्य होता है। कोरियोलिस फोर्स किसी ने पूछा था इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है। इसका मैग्नीट्यूड होता है आपकी लोकेशन, आप किस लोकेशन पे हो उस आधार पर इसका घुमाव आता है। अगर आप इक्वेटर पर हो तो कोरियोलिस 0, मैग्नीट्यूड 0। अगर आप मिड लेटीट्यूड पर हो तो कोरियोलिस आप पे लगेगा, और अगर आप पोल पर हो तो कोरियोलिस आपके ऊपर हाईएस्ट होगा, क्योंकि कोरियोलिस पोल सबसे धीमे घूमने वाला हिस्सा है, तो बाकी के सारे इलाके वहां डिफ्लेक्ट ज्यादा करेंगे वहां पर अपनी हवाएं।
तो कोरियोलिस फोर्स हाईएस्ट होता पोल पर और शून्य होता इक्वेटर पर। अब नेम ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन, अब वही बात आई फिर से कि ट्रॉपिकल साइक्लोन जो थे, ट्रॉपिकल साइक्लोन जब आते थे तो बड़ी कंफ्यूजन होती थी गुरुजी कि कहां आया है, क्या नाम दे, है ना, परेशानी होती थी कि जैसे मैंने बोल दिया अरे तूफान आया, तूफान आया, तो सब समझने लग जाते कि बंगाल की खाड़ी में आया, कि अरब सागर में आया, आंध्र प्रदेश में आया या तेलंगाना में आया या तमिलनाडु में आया, कहाँ आया, सब परेशान होते थे। तो हमने क्या किया, यहां पर इस रीजनल एरिया को भी पर्टिकुलर ढंग से पढ़ने के लिए तूफानों को नाम दे दिए। हमने उन 13 देश को उठाए जो इंडियन ओशन के अंदर आते हैं और उन 13 ही देश ने अपने अपने नाम दिए। देखिए, अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएमओ, डब्ल्यूएमओ का मतलब होता है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, तो डब्ल्यूएमओ की रीजनल बेंच है अपने इंडियन ओशन के अंदर। रीजनल बेंच मतलब उसका क्षेत्रीय इलाका। तो क्षेत्रीय इलाके में उसने देखा कि 13 वो देश है जो कि ट्रॉपिकल साइक्लोन से प्रभावित होते हैं। अल्फाबेटिकली जमाए हैं, बांग्लादेश, इंडिया, ईरान, मालदीव्स, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरेबिया, श्रीलंका, थाईलैंड, यूनाइटेड अरब अमीरात और यमन। ये वो 13 देश है जो इस इलाके के अंदर आते हैं। एक देश ने अपने 13 नाम दिए। एक देश ने कहा कि उनसे बोलते कि चलो एक काम करो, फटाफट नाम दे दो, तो 13 नाम की उन्होंने लिस्ट दी, ये अगले बार ये, अगले बार ये, अगले बार ये, तो उन्होंने अपने 13 नाम दिए। इंडिया ने भी अपने 13 नाम दिए, तो 13 देशों के 13 नाम मिल करके हमारे पास हो गए 169 नाम। तो तूफान के हमारे पास कितने नाम है? 169। इतने नाम हमारे पास रिजर्व में। तो जब जब तूफान आता हम उसके मुंह पे मारते रहते, ये ले तेरा नाम, ये तेरा नाम, ये तेरा नाम, ये। तो तूफानों को वैसे नाम दिए जाते हैं। ओके, अब ये लिस्ट थोड़ी सी पूरी रटना नहीं है ना, रटना बिल्कुल नहीं है। अब ये मैंने आपको बताया कि जो पिछले साल से तूफान आ रहे हैं, आप लोगों ने देखा होगा तूफान आया था बांग्लादेश, एक आया था तूफान जिसका नाम था निसर्ग, और निसर्ग उसको नाम दिया था बांग्लादेश ने। फिर इंडिया में जो तूफान आया, इंडिया ने उसको नाम दिया गति। फिर अगला तूफान आया, उसको ईरान ने नाम दिया निवार। फिर अगला आया जिसे मालदीव्स ने नाम दिया बुरवी, म्यांमार ने नाम दिया ताउते, ओमान ने यास, ये तो पूछा गया प्रश्न है, पाकिस्तान ने गुलाब, कतर शाहीन, सऊदी अरेबिया जवाद, श्रीलंका असानी, थाईलैंड सितरंग, यूनाइटेड अरब अमीरात मेंडोस और यमन बराक। अब जैसे रिसेंटली जो आए थे अभी पिछले साल और अब इस साल जो तूफान चल रहे थे, इनका नाम आया था ये दितवा। रिसेंटली याद हो तो अभी कुछ दिन पहले एक तूफान आया था, श्रीलंका को हिट किया था उसने, साइक्लोन दितवा। अगर याद हो तो सीडीएस एंड एपकेट चैनल के ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी कि साइक्लोन दितवा था, जिसमें उसकी सपोर्ट करने के लिए, टू सपोर्ट दी श्रीलंका, हमारे देश ने एक सागर बंधु नाम का ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन सागर बंधु बाय द इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स। हम वहां गए थे, वहां जाकर के उसके नागरिकों की सुरक्षा की थी। और उसी समय जब पाकिस्तान से लेकर के हमारे विवाद चल रहे थे, पाकिस्तान को लेकर के, एट द मीन टाइम भारत ने पाकिस्तान के नागरिक को बचाया था। वहां जो पाकिस्तान के नागरिक श्रीलंका में थे ना, भारत ने एकदम वो नहीं किया कि तुम पाकिस्तान से हो, बराबर सिटीजन को बचाया, ऑपरेशन सागर बंधु चला करके। तो अब जो प्रश्न पूछा गया कि दितवा जो नाम था, वो दितवा नाम कौन सी कंट्री ने दिया था, तो दितवा नाम वॉज प्रपाउंडेड बाय यमन। दितवा तूफान कहां पर आया था, तो दितवा तूफान आया था आपका श्रीलंका के अंदर। फिर इसके बाद अर्नाब आया, मुरासू आया। अब आपको क्या करना है, आपको 1 2 3, 1 2 3, ये इतने नाम याद रखना। जैसे अगला जो तूफान आएगा, आप लोग आपके घर वालों को बोल देना कि पापा मेरे को एक इंट्यूशंस आए रात में, भगवान मेरे सपने में आए थे, और उन्होंने बोला कि बेटा तूफान आने वाला है और इस तूफान का नाम होगा मुरासू। जब अगले दिन सुबह समाचार आ गए साइक्लोन मुरासू ने भारत के दक्षिणी तट को हिट किया, इसके चलते IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने उस इलाके के अंदर रेड अलर्ट जारी किया गया है। अगर आप लोग उस इलाके के अंदर यात्रा कर रहे हैं तो अपना ध्यान रखें। जब घर वाले देखेंगे यार कल तो हमारे बच्चे ने बोल दिया था, तो उनको लगेगा कि मतलब बात इसकी सही है। मेरे एक दोस्त ने कर दिया था पता है ऐसा। मैं गाँव में रहता था, तो मतलब ये है 2015 की बात, 15-16 की। मेरा एक फ्रेंड था, उसने मतलब पढ़ता वढ़ता नहीं था, फर्जी था एकदम। वो उसने क्या किया, नंबर कम आए थे 12वीं में, तो नंबर कम आए तो घर वालों ने डांट दिया। वो डांट दिया तो उसने एक वो चिट्ठी लिख दी पूरी,
वो चिट्ठी लिख करके बोल दिया, हे भगवान, मम्मी पापा, डियर मम्मी पापा, कल हनुमान जी मेरे सपने में आए थे और उन्होंने बोला तू इन छोटी चीज़ों के लिए नहीं बना यार, ये गांव, ये 12वीं, तो इन चीज़ के लिए नहीं बना, तो कुछ बड़ा करने के लिए बना है, तुझे बाहर जाना होगा, तू बाज है, इस छोटे से बगीचे में तेरा वास नहीं, खुला आसमान है तेरा। तो मम्मी पापा, आप मुझे प्लीज़ ढूंढिएगा मत, मैं काम पे जा रहा हूँ और मैं आपको बड़ा करके ही आऊँगा। अब वो चिट्ठी विट्ठी लिख के वो तो भाग गया, 12वीं में कम नंबर आए थे। अब चला गया शुजालपुर। शुजालपुर पास में एक शहर है ना, मेरे गांव के पास में, कस्बा है, टाउन है छोटा। तो शुजालपुर चला गया। वहां जाकर के 1-2 दिन रहने लगा। अब जैसे घर वालों ने पहले ढूंढने की कोशिश की, फिर उनको पता चल गया कि अरे वो तो शुजालपुर में है, क्योंकि घर वाले डर जाते हैं यार कि 12वीं के चक्कर में, मतलब ये सबको पता रहता भगवान का और इनका क्या ही आएगा इसको। तो घर वालों ने पता वता किया तो पता चला कि वो शुजालपुर में है, कहीं दोस्तों के यहाँ रुका हुआ है। अब भैया वो शुजालपुर में था और वहाँ उसकी लड़ाई झगड़े हो गए किसी चीज को लेकर के, वो भगवान जाने क्या कारण था, बस वाले से अनबन हुई थी और उसको पुलिस पकड़ ले गई, उसको पुलिस उठा ले गई। अब पुलिस वाले ने बोला तेरे माँ बाप कौन है, क्या है बता। तो जैसे घर वालों को फोन आया तो घर वालों ने हम लोग को उठाया, जो उसके दोस्त थे, बोले तो तुम भी चलो रे। तो हम उसको जेल में छुड़ा के लाए, वो कुछ बड़ा करने गया था। मैं बोला था मम्मी पापा मुझे ढूंढना मत, भगवान ने दर्शन दे दिए मुझे। फिर हम उसको वहां से तो ले आए थे, फिर आया, 12वीं विधि फर्स्ट ईयर में रहा, और फिर पता नहीं क्या इस बार कुछ लड़ाई नहीं हुई, फिर भाग गया। और फिर भी चिट्ठी लिख कर गया कि मम्मी पापा मैं जा रहा हूँ और इस बार भगवान ने मुझे आखिरी अल्टीमेटम दिया है कि तुझे सच में बड़ा करना है, तुझे बाहर निकलना होगा, तू लिटरली यहाँ के लिए नहीं है। उसने पूरी चिट्ठी लिखी, हमने भी पढ़ी। फिर घर वालों ने इतना लोड नहीं लिया, अभी सुजालपुर उजालपुर में है, लाइब्रेरी में पढ़ता है। तो ऐसा हो जाता है। तो आप लोग बता सकते हो चाहो तो आपके घर वालों को कि कल मुझे सपने में आकर के ये पता चला इसके बारे में। अरे तुम लोग जानते नहीं हो, इतने भयंकर भयंकर दोस्त थे ना मेरे, आधे से ज्यादा तो। घर वाले क्या करते, घर वाले बेचारे, घर वालों ना, घर वालों का इतना लोड नहीं लेना बेटा। मतलब अभी देखो मैं तुम्हारा टीचर हूं, नहीं तो मतलब ऐसे हरकतें तो मैंने भी करी बहुत सारी, कि ज्यादा कुछ हो जाता था तो नहीं आएंगे घर, पर मैं गांव नहीं छोड़ता था। मतलब मुझे पता था कि मैं सुजालपुर में नहीं रह पाऊंगा, मैं मतलब नहीं रह पाऊंगा, तो मैं गांव में इधर उधर दोस्तों के यहाँ कुछ एडजस्ट करता था। वो मेरे दोस्त का एक्चुअल में वो बाज था पता, वो बना ही नहीं था यार गांव के लिए, उसमें वो बात थी। ठीक है, आगे बढ़ते। इंपैक्ट ऑफ साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन का क्या इंपैक्ट होता है? सर आपके गांव का नाम क्या है? मैं कोदिया से रहता हूं, मेरे गांव का नाम है पोचानेर। हाँ, जो शाजापुर जिला है ना उसी के अंदर आता है, एक छोटा सा गांव है। सर अब क्या करते हैं वो, अरे वो सुजालपुर में ही है, वो मैं बोला ना, वो फर्जी आदमी है। बाकी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और मुझे मुझे बहुत पसंद है। मैं अभी भी जब उससे कुछ पूछता हूँ ना, अभी कुछ बात करता हूँ, तो बोलते रहता है यार, पता फोकट है ये सब, ने जो है ना, ये ट्रम्प वम्प, ये टेरिफ वेरिफ लगा रहा है, चीजें है ही नहीं, कुछ और ही है पिक्चर। कुछ कुछ भी बोलता रहता हूँ मुझे। अभी भी मेरी बात होती है और मैं इतने ध्यान से सुनता हूँ ना उसकी बातें। जब मैंने उन्हें शॉट बनाया था ना वेनेजुएला के ऊपर, कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला कर दिया, उस बात हुई थी, तो ऐसी है ही नहीं रे, तेरा तू बहुत छोटा आदमी है, तू समझ ही नहीं पा रहा, मेरे को ऐसे समझाता हूँ।
आगे बढ़ते हैं। अगला जाएगा इंपैक्ट ऑफ साइक्लोन। तो देखिए तूफान आता है तो उसका इंपैक्ट तो जाहिर सी बात है होता है। क्या क्या इंपैक्ट होता है तूफान का? पहला इंपैक्ट होता है हेवी रेनफॉल। आप जो बोल रहे थे ना सर साइक्लोनिक रेनफॉल क्या होती है, ये होती है तूफान से होने वाली रेनफॉल साइक्लोनिक रेनफॉल। अब तूफान तो आप पढ़ ही लिए है ना। दूसरा ह्यूज डैमेज टू द कोस्टल एरिया, कोस्टल एरिया से ह्यूज डैमेज किया। मैनग्रूव्स अपरूटेड, किनारे पर लगे हुए मैनग्रूव्स को उखाड़ फेंका। लॉस ऑफ लाइफ ऑफ फिशरमैन, मछुआरों का जीवन बर्बाद कर देता है। एंड डैमेज टू द कोरल रीफ, डैमेज टू द कोरल रीफ, कोरल को भी खत्म कर देता। चलो एक एक करके देखते हैं। पहला हेवी रेनफॉल आपको दिखाई दे रही है। जब तूफान आता है तो हल्के हल्के बरसात शुरू होती है, वो बरसात तेज बरसात में बदल जाती है। ओके, तो पहला पॉइंट हेवी रेनफॉल। सेकंड पॉइंट दीस आर द मैनग्रोव्स। देखिए क्या होता है, ये समंदर के किनारे पाए जाते हैं ये मैनग्रोव्स। अब समंदर के किनारे जो तेज समंदर की लहरें आती ना, उन लहरों से हमारी जमीन को बचाने के लिए किनारे पर ये हेलोफाइटिक वेजिटेशन होता है जिसकी जड़ें पानी से ऊपर आ जाती। इनको राइजोफोरा कहा जाता है। राइजोफोरा मतलब ऐसे पेड़ जिनकी जड़ें जमीन के बाहर हो और वो पेड़ को पकड़ के रखे। तो राइजोफोरा मैनग्रूव्स होते हैं। और ये मैनग्रूव्स पता क्या करते हैं, जब तूफान आते हैं ना और तूफान गति तेज होती है तो ये सामने उसके बाहें खोल के खड़े हो जाते हैं और तूफान को बोलते, देख तुझे धरती के ऊपर जाना है। तूफान बोलता है कि हट, मुझे जाने दे, मुझे धरती के ऊपर जाना है, मुझे इम्पैक्ट क्रिएट करना है। एट द मीन टाइम मैनग्रूव्स बोलते नहीं, आई विल नॉट अलाउ यू टू क्रिएट एनी काइंड ऑफ हैवॉक। मैंने देखा है सड़क के ऊपर एक छोटा बच्चा खेल रहा है, एक आदमी किनारे पर मछली बेच रहा है, वो पूरा कोस्टल इलाका है, मैं तुझे वो बर्बाद नहीं करने दूंगा। और तूफान के सामने ये मैनग्रूव्स एज ए ब्रेकर खड़े हो जाते ऐसे यूं करके। अब आप समझ लीजिए, ये सामने से तूफान आ रहा है और ये ब्रेकर है, वो पीछे से, पीछे एक कौन है, पीछे हम है, हम सभी है ना जमीन। और फिर हम क्या करते, पीछे से एक चाकू लाते और यहाँ पे, समझ रहे हो ना, ईश्वर की इस नायाब धरती को बर्बाद करने वाले तो हम ही है ना। हम ही लोग हैं जो इन मैनग्रूव्स को खत्म कर रहे, इन मैनग्रूव्स को काट रहे। दीज आर दी वी, ये हम है, वो आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। और ये, अरे ये भाई तो ये तो मरने के लिए बचे बेचारे, बने हैं बेचारे। भगवान ने इनको बनाया ही मरने के लिए ताकि ये आप लोगों को रोक ले, आप लोगों को बचा पाए। और हम क्या करते हैं, हम इनको काट देते हैं। समझिए, एक भी पेड़ काटना अच्छी बात नहीं होती बेटा। अगला, लॉस ऑफ ए लाइफ ऑफ ए फिशरमैन। मछुआरों का घर तबाह हो जाता। जब तूफान आता है तो एक एक इलाकों को तोड़ देता है, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके फ्रीजर्स जिनके अंदर वो मछली रखते हैं, उनका, तो समझ लीजिए। अब देखो ना यार, उस आदमी के पास क्या है, एक समझो तो उस आदमी का पूरा परिवार, उस सब कुछ टूट चुका है। और एक समझो तो अभी भी उसके पास उसकी साथी, उसकी पत्नी अभी भी है। और एक अच्छा पार्टनर होना इंसान के लिए, तो मार्क माय वर्ड्स बेटा, वो कितने ही बुरे हालात हो वो सरवाइव कर जाता है, वो निकल जाता है वहां से। मतलब उसके पास सब कुछ तबाह हो चुका है बट उसकी अर्धांगिनी अभी भी उसके साथ बैठी है। बस यही होता है जो ईश्वर ने बनाया है कि हर इंसान अपनी लाइफ में अपना दूसरा हाफ ढूंढता है। बस वही है, एक तरफ समझो तो उसकी पूरी दुनिया बर्बाद हो गई और एक तरफ तो समझो तो सिर्फ उसकी दुनिया बची है। अगला आ जाता दीस आर दी मैनग्रूव्स। समंदर के अंदर मूंगा की चट्टानें होती है। मूंगा मतलब कोरल्स। जब मैं आपको ओशनोग्राफी पढ़ाऊंगा ना तो इसके ऊपर एक पूरा का पूरा लेक्चर है, एक पूरा का पूरा लेक्चर है। तो मूंगा की चट्टानें होती है और जब ये आता है ना तेजी से साइक्लोन, तो इन सभी को उखाड़ फेंकता है, इन सभी को बर्बाद कर देता है। और बर्बाद कर देता है, ये ऐसे होते एक्चुअल में कोरल, ये। और जब साइक्लोन आता है ना तो ये कोरल पूरे टूट जाते हैं और मरे हुए कोरल ऐसे दिखाई देते हैं। देखिए उनका ये सब, ये पता है ये चट्टाने हैं ये सब, और हर चट्टानों में जान है।
ठीक है, ये ऐसे हो जाते जब तूफान आता है। एंटी साइक्लोन के हालात मैंने आपको बता दिए। जब एंटी साइक्लोन होता है तो स्टेबल स्काई होता है। ओके, ये पॉइंट याद रखना। एक बार इमेजिन कर लो एंटी साइक्लोन के हालात फिर से। द लेक्चर इज एंडिंग। एंटी साइक्लोन मतलब गुरुजी हाई प्रेशर सेंटर, स्टेबल स्काई। बस हाई प्रेशर सेंटर मतलब कि उस इलाके के अंदर अब कोई से भी ऐसे हालात नहीं होंगे बेटा कि जिनकी वजह से वहां पर खेल बिगड़े। तूफान आया और सब कुछ चीजें प्रॉपर जम चुकी है। तो दिस इज द एंटी साइक्लोन वेयर वेदर कंडीशन इज काम, प्लीजेंट, ब्राइट, सनी डे। बस जब काम, प्लीजेंट और ब्राइट सनी डे होता है उसे एंटी साइक्लोन बोलते हैं। एंड विद दिस द लेक्चर गेट कंप्लीटेड। थैंक यू सो मच एवरीवन। मतलब जा नहीं रहा हूं अभी, बट आपका लेक्चर खत्म हो गया। वाई सर सो स्मॉल लेक्चर? नो, इट्स नॉट एन स्मॉल लेक्चर। आप लोगों ने तूफान को इतना डीप और डिटेल में पढ़ लिया, जाओ जाकर के यूपीएससी की एग्जाम दे दो, हार के नहीं आओगे तूफान के लेक्चर में, तो जीत के ही आओगे। हाँ, राम सेनगर पूछते चलो। नया लेक्चर नहीं पढ़ा रहा हूं, पूछो प्रश्न। अभी तूफान खत्म नहीं हुए बेटा, अभी टेम्परेट साइक्लोन पूरा बचा है। टेम्परेट साइक्लोन बचा है ना, जो टेम्परेट इलाकों में आते हैं। हमने ट्रॉपिकल साइक्लोन कंप्लीट किया। बताइए। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल, यूपीएससी सीएसई जाइए और जाकर के दे दीजिए एग्जाम, आप हार के नहीं आएंगे। हाँ, हमारे देखो एंटी साइक्लोन का मतलब होता है कि उस इलाके के अंदर काम रीजन हो। ऐसा नहीं बोल सकते कि सर हमारे इलाके में भी एंटी साइक्लोन है क्या। हाई प्रेशर सेंटर होना चाहिए, मतलब अंदर से बाहर की ओर हवाएं निकले वैसा। कोरल रीफ्स प्लीज एक्सप्लेन। कोरल रीफ्स के ऊपर डीप और डिटेल में एक लेक्चर है, मानो तो अभी बता देता हूं। कैल्शियम कार्बोनेट की चट्टानें होती समंदर के अंदर, जिसको एक को पोलिप्स बोलते हैं और जो कॉलोनीज में रहते बोलते उन्हें रीफ्स बोलते। दे हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद द जूजेंथेलाई एल्गाई। द जूजेंथेलाई एल्गाई प्रोवाइड देम अ फूड एंड कोरल प्रोवाइड देम एज ए शेल्टर। द कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ कोरल रीफ इज a shallow muddy water, shallow water, mud free water. Second, the sea surface temperature should be brighter and the salinity should be above 20 to 25 पार्ट पर थाउजेंड। अब ये चीजें आपको नहीं आएगी अभी समझ में, मैं कोरल पढ़ाऊंगा डीप और डिटेल में, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अमेरिका ने हरिकेन क्या रहा जब वहां साइक्लोन आते ही नहीं? किसने बोला वहां साइक्लोन नहीं आते? हरिकेन्स फुजिता स्केल उसी ने दिए जिनसे तूफान नापे जाते हैं। चट्टान है या प्लांट? ये तो चट्टान है। नहीं, ये चट्टान है। ये जो चट्टान है इनके अंदर जान है। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू वेरी मच एवरीबडी। पोल पे क्या होगा? पोलर इलाकों पर आएगी पोलार वॉर्टेक्सेस। एक अलग प्रकार का तूफान होता है वहां, पोलार वॉर्टेक्सेस, वो चलता है उस इलाके के अंदर। उसके बारे में कभी आपको बताएंगे। एक्चुअल में क्या आते नहीं प्रश्न, फिर मैं जबरदस्ती उसको उठाना नहीं चाहता। आप लोगों ने देखा होगा पिछले 1 साल 1.5 साल पहले अमेरिका के अंदर एक कोल्ड पॉकेट आ गया था, हवा का सारे इलाकों को ठंडा कर दिया था। वहां पर जो आप लोगों ने कभी नाम सुना है क्या उनका? जो मियंडर पाथ लेकर के विंड चलती है, रोजवी वेव, सुना है क्या कभी? रोजवी वेव जो ऐसे घूमती है, फिर एक कोल्ड पॉकेट बाहर की तरफ ट्रांसफर हो जाता है और वो वापस पाथ सीधा कर लेती है, और वो कोल्ड पॉकेट बहुत खतरनाक होता है। पोल पे हाईएस्ट होती कोरियोलिस, वहां हाईएस्ट साइक्लोन क्यों नहीं आते? वहां पर साइक्लोन आते उन्हें पोलर वर्टेक्सेस बोलते हैं। पोलर इलाके पर आने वाले तूफान जो कि अपर एटमोस्फियर से चालू होते। पोल के सरफेस पर क्या प्रेशर होता है रे कचरे? पोल की सरफेस पर प्रेशर कैसा होता है बताओ ना?
लो टेम्परेचर मतलब हाई प्रेशर, तो हाई प्रेशर पर तूफान तो बनेगा नहीं, पर पोल के आसमान में बनता है। पोल का जो आसमान होता है वहां पर लो प्रेशर होता है, तो वहां बनता है, अपर एटमोस्फेरिक साइक्लोन आता है वहां पर। पोल 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 पोल, अरे पोल पर हाई प्रेशर होता है वहां। सर एनएस दोनों ट्रॉपिकल ईस्ट टू वेस्ट, परफेक्ट, ईस्ट टू वेस्ट बेटा। साइक्लोन रिवर में आ सकता है, रिवर से पानी उठा सकता है। व्हाट आर कोरल रीफ्स अभी बताया मैंने आपको। कैसे पता चलेगा कि अगले बार कहां साइक्लोन उठेगा? देखिए, अब साइक्लोन उठने के लिए हम क्या करते हैं, साइक्लोन का जो पहला स्तर होता है, जब डिप्रेशन बनने लगता है, तब हमारी सैटेलाइट इमेज निकाल लेती है, जो डेटा वो मिल जाता है कि अरे भैया तूफान आ रहा, बस उससे पता करने लग जाता है हवाओं की गति कैसी है, फिर लोगों को एक्सक्यूट कराते हैं। सर दितवा तो यमन साइक्लोन है और श्रीलंका का साइक्लोन शक्ति है। बहुत सीधा है मेरे भाई, क्या नाम है, आदर्श मिसिर जी, बहुत सीधे आदमी हो तुम। जाओ थोड़ी देर अंगूठा चूसो, थोड़ी देर, फिर मैं उसके बाद बुलाऊंगा, फिर आना। अरे मेरे भाई मुन्ना, ये ऐसा सीन होता है बेटी कि ये कंट्रीज ने नाम दे दिए हैं, इन नामों को हमें यूज करना है। ऐसा नहीं है कि ये सित्रांग है तो थाईलैंड में आएगा, ये अगर मेंदोस है तो यहीं पर आएगा यूनाइटेड अरब अमीरात में, ऐसा नहीं है। तूफान कहीं भी आएगा, नाम उसके द्वारा दिया गया लिया जाएगा। इन्होंने जो 13 नाम दिए ना, वो 13 नाम लेंगे। अब क्या यार, ये 13 नाम दिए ना एक के बाद एक, ये 13 के 13 ही भारत में आ सकते। दितवा भारत में भी आया था, मतलब ये तो नाम दिए। अब देखो, अब जैसे रिसेंटली साइक्लोन कौन सा चल रहा है, अकरान है ना, अकरान को नाम दिया ईरान ने। अब अगला जो तूफान आएगा उस तूफान का नाम होगा कानी। अब वो भारत में आए या फिर वो आए मालदीव्स में या वो श्रीलंका में आए, डजेंट मैटर, उसका नाम कानी ही होगा। ये नाम तो दे दिए सभी ने, मुझे नहीं देखना, डाउट हो गया। कल मिलेंगे, अब जाओ। चलो, तो थैंक यू वेरी मच एवरी वन ऑफ यू। मुझे भी आप लोगों के साथ पढ़ के बहुत, मतलब पढ़ा के आप लोगों को बहुत बढ़िया लगा। आप लोग को ट्रॉपिकल साइक्लोन, उसके प्रश्न, सब कुछ सिखा दिया गया है। कल की क्लास के अंदर टेम्परेट साइक्लोन और टेम्परेट साइक्लोन के साथ खूब सारे क्वेश्चन वो हम करेंगे। तो कल की क्लास के अंदर मिलते हैं। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, ध्यान रखना अब सभी लोग अपना, अच्छा खाओ पियो, अच्छा पढ़ाई करो, और जल्दी आप लोग का सिलेक्शन होगा और अपन सब मिलेंगे, ठीक है? चलो, तो आई लव यू एवरी वन ऑफ यू, थैंक यू एंड जय हिंद।